हेलो माय डियर अपकमिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्टडी यूटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड एज यू नो दैट अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे जनरल इंजीनियरिंग को, जो कि कॉमन है फॉर ऑल ब्रांच। यानी आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल अगर किसी भी एक ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपको सभी ब्रांच से क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन जनरल इंजीनियरिंग। एंड अभी हम लोग टारगेट किसको किए हैं? जेएसएससी जेई को। जो झारखंड में एसएससी जेई निकला है उसको हम लोग टारगेट करते हुए इस कोर्स को डिजाइन किए हैं एंड पढ़ रहे हैं। बट ये वैलिड रहेगा आरआरबी जेई, यानी जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट निकलता वहां भी, DSSS में भी, एंड वो सारे ऐसे एग्जाम कंपटीशन जहां पे आपको जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा सभी के लिए वैलिड रहेगा। इसके लिए आप सिक्योरिटी रखिए। तो ये आपका नोट्स जो है मास्टर आपका नोट्स होने वाला फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल इंजीनियरिंग जहां पे पूछा जाता है, इजंट इट? तो आप लोग को इसको नोट्स बनाना है। एंड फर्दर मान लो आप जैसे रेलवे जेई निकलने वाला फॉर्म, वहां भी आपको जनरल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। और कोई भी अगर न्यू टॉपिक आता है जहां से यहां से कुछ हटके रहेगा, क्योंकि इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं, अगर कुछ भी नया टॉपिक आता है उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो वो उसके लिए भी वैलिड हो जाएगा। DSSS के लिए पूरी तरह से आपका वैलिड है। एंड अदर कहीं भी जहां पे जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाता है उसको लेकर ये आपका मास्टर वीडियो होने वाला है, मास्टर पूरा का कोर्स। एंड एज यू नो दैट हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है। आपको फ्री मिलेगा लेक्चर भी और फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक, आपको वहां जाकर ज्वाइन कर लेना। हूं आपको जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ। तो आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट करने वाले हैं। एज यू नो दैट हम लोग स्टार्ट किए थे जनरल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल सबसे पहले, एंड आज का पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल जैसे कंप्लीट हो जाता है आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। फेसबुक भी ग्रुप बना दिया हूं आप लोग के लिए, तो आप नीचे में दिया गया लिंक, आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे क्यूज वगैरह, क्वेश्चन वगैरह पोस्ट किया जाएगा, राइट। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एज यू नो दैट जो बच्चा न्यू है वो जान लीजिए, माय नेम है उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एजेई, गेट एंड पीएससी एग्जाम्स। मेंटोर्ड मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स। अभी तक मैं 40,000 से ज्यादा बच्चों को मेंटरशिप दे चुका हूं। मैं 2 टाइम गेट को क्वालिफाई कर चुका हूं विद ऑल इंडिया रैंक 500। ऑल्सो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जेपीएससी एई एंड यूपीएससी प्री क्वालिफाइड। एंड इस कोर्स को मैं फ्री में क्यों ला रहा हूं? रीजन ये कि मैं कनेक्ट करता हूं झारखंड से, आई एम बिलोंग फ्रॉम झारखंड, में वहीं पे स्टडी किया था, राइट। तो मैं चाहता हूं कि वो सभी बच्चे जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और जेई बनना चाहते हैं, बट जिनके पास थोड़ा सा मनी का प्रॉब्लम है, बट वो चाहते हैं, वो उतना हुनर है उस बच्चे में, उतना मेहनत कर सकता है और जॉब ले सकता है, तो उसके लिए कोर्स को डिजाइन किया गया ताकि आप लोग किसी से पीछे ना रहो, राइट। तो उसके लेकर यहाँ पे डिजाइन किया गया। 5 ईयर प्लस मेरा ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जगह में अभी भी पढ़ा रहा हूँ। बट ये कोर्स को लाया जा रहा है यहाँ पे ताकि, लेकिन एक चीज़ है कि न्यू आपका चैनल है और यहाँ मैं फ्री ला रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइए। जितना ज़्यादा बच्चा लाएंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा और आप लोग के लिए कॉन्टेंट मिलते रहेगा। चलिए तो भैया आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोग को। कुछ बच्चा ये कमेंट कर रहा था, सर जनरल इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों चीज़ पूछा जाता, आप सिविल को ही क्यों स्टार्ट किए? देखिए मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का जनरल इंजीनियरिंग में, ठीक है, और आपका क्या होगा इलेक्ट्रिकल, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए आपको सिविल से। 60% तक जो है, अगर मैं मान लेता हूँ 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन वैसे पूछा जाएगा जेएसएससी जेई में, 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जनरल इंजीनियरिंग से। तो समझिए 35 तक क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाएगा, 30 से 35 क्वेश्चन ओनली सिविल इंजीनियरिंग से। चाहे आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, किसी से भी हो, आपको सबसे ज्यादा सिविल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए मैं सिविल को स्टार्ट किया हूँ। एंड सिविल में भी कुछ टॉपिक है, जैसे सॉइल मैकेनिक्स, काफी क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैं बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया हूँ, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन तक पूछा गया। प्रीवियस आपका जेएसएससी जेई के पेपर को मैं स्टडी किया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको किया हूँ कि एटलीस्ट आप ये सब्जेक्ट को जरूर पढ़ना। और मैं लास्ट में एक वीडियो भी बना दूंगा कि आप सिविल में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में किस किस चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी को आप छोड़ देना, बट यहाँ से पढ़ना। क्योंकि देखो जैसे अगर मैं बात करूँ सर्वेइंग का या आपका इन्वायरमेंट का, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया, बट सॉइल मैकेनिक्स से, आपका बिल्डिंग मटेरियल से, यहाँ से आपको क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन देखा गया है। तो इस सब्जेक्ट को तो करना ही करना है, ठीक है। तो मैं एकदम सटीक चल रहा हूं जहां से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये भी कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये जैसे बिल्डिंग मटेरियल हम लोग का कंप्लीट होता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड उसके पैरेलल में चलेगा मैकेनिकल का भी। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जहां तक आपको याद होगा ना, हम लोग लाइम पढ़ चुके थे, सीमेंट हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, फिर लाइम पढ़ चुके थे, लाइम का लगाने वाले थे हम लोग क्वेश्चन। मैं आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बताना आप लोग क्या करेक्ट आंसर होगा ये सभी का। तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देन पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक स्टोन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग मटेरियल। वहां से 1-2 क्वेश्चन पक्का देखा जाएगा आपको। सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मे भी एक क्वेश्चन आ जाए नहीं आ जाए, बट हाँ एक सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो आपका मैंने अभी पढ़ाने वाला हूँ स्टोन, वो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला था, प्रोसेस ऑफ हीटिंग टू रेडनेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। देखो क्या बता रहा है भाई, ये लाइम का बात कर रहा है ना, तब द प्रोसेस ऑफ हीटिंग टू रेडनेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड क्या मेरा कहलाता है। तो एक चीज बताइए, लाइम बनता कैसे है, थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो सर मैंने आपको बताया था कि लाइम है मेरा, और लाइम बनता कैसे है, लाइम का एक मेरा रहता है स्टोन, है ना। लाइम क्या रहता है मेरा, एक स्टोन रहता है, यानी कि लाइम का स्टोन एक रहता है, उस लाइम के स्टोन, और बेसिकली ये लाइम स्टोन क्या है सर, लाइम, लाइम माने चूना, चूना पत्थर, इसको चूना पत्थर बोलेंगे। तो बेसिकली ये मेरा रॉक होता है, पत्थर होता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर क्या होता है मेरा, पत्थर होता है। लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ रॉक। अब इसको हम लोग करते क्या है, कैल्सिनेशन करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन करते हैं, और कैल्सिनेशन के बाद मुझे मिलता क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज योर लाइम, यही मिलता है लाइम, या फिर इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और ये क्विक लाइम मीन्स क्या होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का लाइम मतलब चूना। ये बेसिकली जो आपको मिला, क्या मिला, ये चूना मिला। इसी चूना से हम लोग पुताई करते हैं घर में, व्हाइट कलर का जो मारते हैं ना, पुताई करते हैं, वो बेसिकली क्या रहता है मेरा, चूना ही रहता है, इजंट इट, क्या रहता है मेरा, चूना रहता है। गॉट इट माय पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हीट करते हैं, इसको किया जाता है हीट, हीट, और हम लोग एयर भी थोड़ा बहुत इसमें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं, देखो एक कैल्सिनेशन था, एक रोस्टिंग था, दोनों में क्या था, दोनों में हम लोग गर्म करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग हीट करते हैं, इसमें भी हम लोग हीट करते हैं। कोई भी केमिकल कंपाउंड को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, उसके इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए। द पॉइंट इज, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कैल्सिनेशन का, तो कैल्सिनेशन में जो हम लोग गर्म करते हैं, या तो एयर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही कम रहता है, ठीक है, एकदम लो अमाउंट में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, या फिर एब्सेंस, मतलब नहीं प्रोवाइड करेंगे, एयर हम लोग प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात करेंगे रोस्टिंग में, तो हम लोग पूरा का पूरा एयर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा एयर प्रोवाइड करते हैं। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे क्या बताया गया, क्वेश्चन ये बोला गया है, द रेडनेस टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पे एयर थोड़ा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसी का बात किया गया। वैसे भी यहाँ पे सिर्फ कैल्सिनेशन होगा, रोस्टिंग तो होने वाला है नहीं, मैंने जैसे बताया रोस्टिंग यहाँ नहीं होता, कैल्सिनेशन ही हम लोग करते हैं। तो जहां आपको कैल्सिनेशन दिखे, आपको वही आंसर मारना ना। यहाँ पे और एक बात आता है, सर यहाँ पे जो लिखा गया है रेडनेस, इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ना, गर्म करते हैं, काफी हाई टेम्परेचर करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो काफी हाई रहता है, ये आपका हाई टेम्परेचर होता है। इस सबको आप लोग नोट्स में आप लिख ले सकते हो, ठीक है। हाई टेम्परेचर, एक सेकंड इसको मैं अलग कलर से यहाँ लिख देता हूँ। टेम्परेचर जो यहाँ हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरा रहता है, दिस इज हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में हम लोग हीट करते हैं। अब देखो हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, और अगर वो अपने स्ट्रेंथ को बनाए रख रहा, अपना क्वालिटी को, अपना प्रॉपर्टी को बनाए रखता है, उसको कहा जाता है रेड हॉटनेस या फिर रेडनेस। इसको देखो क्या क्या कहा जाता है, रेडनेस कहा जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं रेड हॉट हार्डनेस कहा जाता है, हार्डनेस है ना, इसी से बना रेड हॉट हार्डनेस। मतलब हाई टेम्परेचर में भी अपने प्रॉपर्टी को बनाए रखना, मतलब नहीं तो सख्त न सख्त इंसान जो बॉडी बिल्डर है, आप उसको मारोगे, कितनों पंच मारोगे तो कितनों भी मारो, फिर भी अपना हिल नहीं रहा। और समझो एग्जाम्पल आप लोहा के ले लो, एक लोहा आप लिए, है ना, लोहा लिया, और लोहा को क्या किया आप गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। आयरन है, और भाई आयरन क्या होता है, यू नो दैट आयरन, मतलब हम लोग जानते हैं आयरन काफी हार्ड होता है सर। इसको गर्म करेंगे, लेकिन एक टेम्परेचर लिमिट तक ये अपना स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, उससे ज्यादा अगर करेंगे तो मेल्ट करेगा, गल के वो वेपर बन के उड़ जाएगा, पिघल जाएगा। तो उस टेम्परेचर जहां तक ये अपना हार्डनेस को बनाए रखता है, मतलब हीट इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जैसा का तैसा शेप का रहेगा, इसका हार्डनेस भी उतने रहेगा, ना तो लिक्विड फॉर्म में जाएगा, ना फेज चेंज करेगा, ना प्रॉपर्टी लॉस करेगा। उसी पॉइंट तक हम लोग बोलते हैं रेडनेस या फिर रेड हॉट हार्डनेस। तो यहाँ पे हम लोग उस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, एंड देन उसके बाद वो क्या हो जाता, कन्वर्ट हो जाता किसमें, मेरा क्विक लाइम पे। चलो ये तो पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बता देता हूं, जो मैं नोट्स में नहीं बताया था। कुछ चीज़ अगर नोट्स में नहीं बताऊंगा तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग क्विक लाइम लिए, यहाँ पे क्या लिए हम लोग, क्विक लाइम। इसको ना बड़ा प्यार रहता है, ठीक है, क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम को बड़ा प्यार रहता है, किससे, किससे प्यार रहता है, वाटर से। वाटर से बड़ा प्यार करता है ना, यानी जैसे वाटर के पास जाता है ये फुदकने लगता है ना, खुशी के मारे ये फुदकने लगता है। तो वाटर क्या हो जाता है, रिएक्शन करने लगता है। अब जब ये रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के बाद ये बनाता क्या है, ये बनाता है कैल्शियम। ये क्या बनाता है, कैल्शियम बनाता है हाइड्रोक्साइड। एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन एक था मेरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस। तो ये क्या बनाता है मेरा, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2,
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एंड ये जो प्रोसेस कहलाता है ना, क्विक लाइम को वाटर में डालना फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होना, इसको कहा जाता है स्लैकिंग। क्या कहा जाता है? स्लैकिंग, SLAKING। और इसी रीजन से ये जो मेरा प्रोडक्ट बनता है ना, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? स्लैग्ड लाइम, क्योंकि स्लैकिंग के थ्रू बनता है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। तो यहां से देखो कितना क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि बताइए, क्या क्या पूछेगा सर? एक पूछेगा कि भाई क्विक लाइम कैसे बनता है, चूना कैसे बनता है, तो लाइम स्टोन से बनता है। दूसरा बोलेगा लाइम स्टोन से जो चूना बनाया जाता है वो किस थ्रू बनाया जाता है? कैल्सिनेशन करके, रोस्टिंग करके। तो आपको याद रखना कैल्सिनेशन करके। तीसरा क्वेश्चन बोलेगा कि जो लाइम स्टोन के थ्रू हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं? पानी ऐड करते हैं। जो मेरा लाइम स्टोन से या फिर क्विक लाइम से हम लोग जो बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग स्लैकिंग। बहुत सारा बोल देगा, बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला आपसे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे बताया। इस चीज को आपको क्या करना है? नोट डाउन करके रख लेना अपने नोट्स में। नोट डाउन करके इसको क्या कर रहे हैं ना, नोट्स में रख लेना है। ठीक है, इस चीज को रख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सिंपल समझ गए कि हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं किसका? लाइम स्टोन का लाइम बनाने के लिए, चूना पत्थर से चूना बनाने के लिए हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। इजंट इट? चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, क्या होता है वो थोड़ा जान लो। थोड़ा मैं इसको भी बता ही देता हूँ आप लोग को। तो क्या करेंगे ना, ये लो, एक बाल्टी मेरा है ना, ऐसा एक बाल्टी है, बाल्टी कोई ले लो आप, ठीक है। एंड देन मान लो बाल्टी को हम कलर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग चूना डालेंगे, चूना वाइट इन कलर होता है। तो इस तरह का रेड कलर का कोई मेरा क्या है, एक बकेट है। बकेट है मेरा रेड कलर का। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, व्हाइट कलर का मेरा क्या होता है? लाइम स्टोन होता है। तो ये मेरा लाइम स्टोन है, अभी चूना नहीं बना, ये मेरा लाइम स्टोन है। घर में पुताई जब भी होता है ये चीज़ आप देखे होंगे, इसलिए आप इसको फील कर सकते हो। ये मेरा क्या है? दिस इज योर लाइम स्टोन। तो ये सर अभी मेरा लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन है। अब जैसे इसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं ना, क्या ऐड करेंगे? वाटर, H2 ऐड करते हैं। ये मेरा H2 है, ध्यान रखना। दिस हम लोग ऐड क्या करते हैं? ऐड हम लोग प्लस करते हैं H2O। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा हम लोग करके लिखना पड़ेगा। इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं? H2O, यानी कि वाटर हम लोग ऐड करते हैं। वाटर इसमें ऐड करते हैं। पानी जैसे डालते हैं आप देखोगे ये ना पूरा उबलने लगता है। जिस तरह चावल कैसे उबलता है, आप चावल बनाए होंगे ना, या फिर देखे होंगे मम्मी बनाती है चावल सब्जी कुछ भी, पानी जब उबलने लगता है वैसे पूरा उबलने लगेगा। क्या मेरा स्लैग्ड लाइम, जो आपका लाइम स्टोन है, वो उबलने लगता है। और वो उबलने के बाद वो रेडी हो जाता है। क्या बन के रेडी हो जाता है? क्विक लाइम या फिर चूना। उसी चूना से हम लोग पुताई करते हैं। वो क्यों जो होता है? क्योंकि वाटर के साथ बड़ा उसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो यहाँ पे जो है, एक सेकंड, ये क्विक लाइम बोले थे, सॉरी, ये मेरा क्विक लाइम तो बन चुका था ना, क्विक लाइम है, लाइम स्टोन बोल रहे हैं। दिस इज योर क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम। क्योंकि वो तो आपका लाइम स्टोन तो पत्थर था, पत्थर से हम लोग कैल्सिनेशन करके हम लोग सबसे पहले बनाते क्या है? चूना, आपका क्विक लाइम। जो आप बोरा में लाया जाता है ना पुताई करने के लिए, बोरा में आता है, वो बेसिकली क्विक लाइम होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसी को हम लोग बकेट में डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर वो क्या होने लगता है? गर्म के मारे वो पूरा का बॉइलिंग होने लगता है, और मेरा बना क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाता है, जो कि कहते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम, क्योंकि स्लैकिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे बनता है। इसको आप बोलेंगे क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, किससे बनाया जाता है? सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। क्या बनाया जाता है? लाइम सिलिका से, लाइम स्टोन से, आपका सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और लाइम कंक्रीट। तो अभी जस्ट मैंने बताया था ना, लाइम स्टोन एक तरह का क्या होता है? पत्थर होता है ना। ये मेरा क्या होता है? स्टोन होता है, रॉक होता है, रॉक। इसको हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं और कैल्सिनेशन के थ्रू मुझे मिलता है। ठीक है, देखो मैंने ROC के बोलना था, ROK ही बोल दिया। तो ये सभी जो पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है ना, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्विक लाइम इज, क्विक लाइम का केमिकल कंपोजिशन क्या था भाई? केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ रहा, सिंपल सा लॉजिक है क्विक लाइम का। अभी हम लोग देखे थे ना कैल्शियम ऑक्साइड, आप देखो यहाँ पे मैंने डिस्कस करा था ना, ये क्या था? दिस इज योर कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। यही होता है मेरा क्विक लाइम या फिर लाइम, ठीक है, यानी चूना। तो क्या हो जाएगा? मेरा CaO हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी पूछा जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। स्लैग्ड लाइम इज, देखो यहाँ पे बोला स्लैग्ड लाइम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे उसी क्वेश्चन में चलेंगे फिर से, कहाँ था मेरा? यस,
हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे कहा था ना मेरा, ये क्या है, दिस इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक सेकेंड, ये देखो कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड। और ये बनता किसके थ्रू बनता है मेरा, स्लैकिंग के थ्रू बनता है। जब हम लोग क्विक लाइम, एफिनिटी रहता है, देखो ये जो बोले ना प्यार रहता है पानी का, इसको बोलते हैं हम लोग एफिनिटी, है ना, एफिनिटी टुवार्ड्स वाटर, किसका, क्विक लाइम का। तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे क्विक लाइम का, ये काफ़ी ज़्यादा इसका एफिनिटी रहता है, एफिनिटी टुवार्ड्स वाटर। हाई एफिनिटी बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाई एफिनिटी मतलब लगाव, बड़ा लगाव रहता है पानी के साथ, जैसे रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मेरा क्या, स्लैग्ड लाइम, क्योंकि स्लैकिंग के थ्रू बनता है। और वो मेरा होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो मीन्स पानी डाले, इसलिए हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम कहाँ गया है जी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए, तो वो बेसिकली हाइड्रो ऑक्साइड पानी है ना, तो आंसर यहाँ देखो, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम। बेसिकली कैल्शियम का तो ऑक्साइड है, CaOH2, CaOH2। क्या है ये मेरा भाई, ऑक्साइड है कैल्शियम का। देखो कैल्शियम का मेरा ऑक्साइड है, और हाइड्रेट क्योंकि इसमें पानी से रिएक्शन करके बना है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दिस इज योर हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, इजंट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फैट लाइम। चलो भाई, अब देखो मैंने फैट लाइम आपसे कहा था ना, बोरा नॉट अ प्रॉपर्टी, फैट लाइम का प्रॉपर्टी नहीं होता है। मैंने कहा था लाइम को हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं उसको अलग अलग तरीके से करते हैं। फैट लाइम था, एक मेरा आपका हाइड्रोलिक था, एंड आपका नीचे में एक पुअर लाइम था, है ना। ये तीन तरीके से हम लोग किए थे, हाइड्रोलिक लाइम, पुअर लाइम और आपका फैट लाइम। और ये कौन सा क्लासिफिकेशन था, जनरल क्लासिफिकेशन था। तो जनरल क्लासिफिकेशन में आपको ये पूछा गया है कि फैट लाइम का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान देना, नॉट कहा गया है। पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या गया, इट्स रेडियली हार्डनेस, ठीक है, मतलब बहुत ही फास्ट जल्दी हार्ड होता है। आप बताइए सही है गलत होगा। तो यहाँ पे बोला नॉट कहा गया है ना। द कलर ऑफ द फैट लाइम इज परफेक्टली व्हाइट, ये तो भाई सही कहा गया है, तो सही नहीं बोलेगा, जो गलत है वो आपको आंसर है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये मेरा करेक्ट है, बी नंबर मेरा करेक्ट है, तो होने वाला नहीं है क्योंकि नॉट कहा गया है। फैट लाइम स्लैग्ड विर्गेसली, अच्छा भाई ठीक है। आगे क्या कहा गया यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये भी मेरा होता तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। फैट लाइम सेट्स स्लोली इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, हाँ, लेकिन ये जिस तरह का स्लो होता है ना सेट, तो स्लो हार्ड भी होता है। स्लो सेट होगा तो स्लो हार्ड भी होगा, लेकिन पहला में क्या बोल दिया गया कि बहुत ही फास्ट रेडियली हार्डनेस होता है, काफी जल्दी हार्ड होता है, तो विच इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये चीज नहीं होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया फैट लाइम इज ऑल्सो कोल्ड। भाई फैट लाइम जो था, इसमें हम लोग बात किए थे, क्यों इसको क्लासिफाई किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ क्ले। तो क्ले इसमें बहुत ही कम पाया जाता है ना, तो कम पाया जाता है, तो इसको हम लोग प्योर लाइम कह सकते थे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्योर लाइम इसको कहेंगे। अच्छा एक चीज, इसको मैं शायद जब पढ़ा रहा था तो ये चीज मैंने आपसे लिखा था कि नहीं, एक सेकंड में देख लेता हूँ। लाइम हो गया यहाँ पे, जनरल क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़े थे, एक सेकंड यहाँ पे फैट लाइम, तो क्या मैंने इसको, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाइम स्टोन लाइम बना, फिर यहाँ पे क्या जाता है, फैट लाइम। फैट लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर लाइम, मैं इसको कर देता हूँ, लिख देता हूँ ना, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर लाइम कहते हैं, प्योर लाइम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्योर लाइम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्योर लाइम कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो इसमें क्ले सबसे कम होता था ना, 5% से कम रहता था, इसलिए तो उसको प्योर लाइम कहा जाता है ना। तो ये मेरा हो गया इसका प्योर लाइम। जनरल क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे। चलिए बताइए, पुअर लाइम कंटेन मोर देन दैट परसेंट ऑफ वाटर। पुअर लाइम बेचारा गरीब क्ले, गरीब चुना, इट मीन इसमें क्ले का परसेंटेज बहुत ज्यादा था। याद करो आप लोग फटाफट कि सर आपने जो लाइम का क्लासिफिकेशन किया था, जनरल क्लासिफिकेशन तीन तरह का था सर। एक था मेरा आपका क्या, प्योर, प्योर यानी क्या उसको बोलेंगे हम लोग, फैट। सर एक मेरा फैट लाइम था, एक मेरा हाइड्रेटेड लाइम था, हाँ ठीक है, हाँ जी देखिए देखिए, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और आपका पुअर लाइम, तीन था पुअर लाइम। आप लोग कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू देखिएगा तो 100% प्रिपरेशन आपका हाँ हो जाएगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। चलिए थैंक यू सो मच, अगर अच्छा आप लोग को लग रहा हो तो। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, लाइम को हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन तीन तरह के थे, फैट, हाइड्रोलिक और पुअर। किस बेसिस पे किए थे भाई, हम लोग किए थे कि इसका जो क्ले है किसमें ज्यादा किसमें कम है। तो 5% से मेरा इसमें कम था। हाइड्रोलिक वाला में हम लोग देखे थे कि हाइड्रोलिक में 5 से लेकर 30% तक था, और इसमें मेरा 30% से ज्यादा था, ग्रेटर देन 30% था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी नंबर, 30% से ज्यादा था, 30% से ज्यादा मेरा था। चलिए हो गया मेरा, आगे बढ़ते हैं। वैसे रहने दीजिए सब चीज को, आपका हेल्प ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटी इन लाइम स्टोन शुड नॉट एक्सीड
डैश फॉर प्रिपेयरिंग अ फेट लाइम। फेट लाइम अगर आप बना रहे तो कितना परसेंट से ज़्यादा क्ले नहीं होना चाहिए? यू नो दैट 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर मेरा हो गया ए नंबर। क्ले कंटेंट इज फीवली हाइड्रोलिक लाइम इज अबाउट। भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बताइए। जो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो फीवियली, देखो फीवियली है, फीवियली हाइड्रोलिक लाइम जो होता है क्ले, याद करना आप लोग को याद होगा कि हम लोग क्या किए थे, जो हाइड्रोलिक लाइम था उसको हम लोग क्ले के परसेंटेज से फिर से डिवाइड किए थे तीन पार्ट में। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जनरल क्लासिफिकेशन था मेरा, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम था। इसमें हम लोग क्या क्या किए थे, फर्स्ट वन इज योर फैट, है ना, फैट था, फैट लाइम। फिर मेरा क्या था, हाइड्रोलिक लाइम था। एंड थर्ड मेरा क्या था सर, 1 2 एंड थर्ड मेरा था सर पुअर लाइम। तो इस वाले को हम लोग और तीन भाग में डिवाइड किए थे, तीन भाग में इसको डिवाइड किए थे। कौन कौन सा था बताइए? एक था मेरा फीवियली हाइड्रोलिक लाइम था, एक मेरा मॉडरेट था या फिर मॉडरेटली, एंड एक मेरा क्या था, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। सब मेरा हाइड्रोलिक लाइम है। क्ले के बेसिस में, क्योंकि क्ले इसमें जो पाया जाता है ना, कितना से लेकर पाया जाता है, इसमें 5 से लेकर 30% तक पाया जाता है। तो अलग अलग बेसिस में, जैसे अगर बात करेंगे, हाँ देखिए, इसको देखिए ना, ध्यान से देखिए। इसमें पाया जाता है 5 से लेकर 10% तक, इसमें 11 से लेकर 20% पाया जाता है, और 21 से लेकर 30% तक पाया जाता है। तो इनिशियल कितना हुआ 5, मैक्सिमम कितना गया 30। तो मेरा 5 से 30% पाया जाता है इसमें। तो यहाँ पे वही पूछा गया था कि अगर मैं बात करूंगा हाइड्रोलिक लाइम का, तो हाइड्रोलिक लाइम में जो फीवियली हाइड्रोलिक लाइम है, यानी कि फीवियली हाइड्रोलिक पहला वाला 5 से लेकर 10%, यानी बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फीवियली हाइड्रोलिक लाइम। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि क्या ये मेरा फीवियली था या नहीं। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके यस, यहाँ पे देखो फीवियली, एक सेकेंड यहाँ पे फ्रीएबली हो गया ना, मुझे लगा कि मैं शायद आप लोग को बता दिया था, ये कभी कभी हो जाता है, तो मैं उसको 3 फिर से सही कर दूंगा, फीवियली होगा, ठीक है। फीवियली, एक सेकंड, फीवियली हाइड्रोलिक लाइम। तो फीवियली हाइड्रोलिक लाइम में कितना रहता है मेरा, 5 से लेकर 10%। देखो एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। मुझे उस समय जो है लग रहा था करेक्ट जो है वो आपका ये है, क्योंकि आप लोग इससे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। पक्का रहता है इससे 5 से लेकर 10% इसमें रहता है ना। क्ले का बात करें ना, क्ले। एंड इसमें अगर मॉडरेट वाला बात करें तो ये आपका 11 से लेकर 20 तक, एकदम करंट में करेक्ट बता रहा हूँ, है ना। वो भी सही था, ऐसा बात नहीं है, बट फिर भी 21 से लेकर 30 पूरा ये क्ले रहता है, तो क्ले के बेसिस पे, क्योंकि 5 से 30% था, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिए तीनों का, ठीक है। ये इसका है, ये इसका है, और ये पहला वाला का था। क्ले के बेसिस में इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। इससे बेटर रहता मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आप लोग को समझने में दिक्कत हो सकती है ना। ये मेरा पहला के लिए है, ये मेरा दूसरा के लिए है, और ये मेरा तीसरा के लिए है, ठीक है। चलो तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बचा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हाइड्रोलिक लाइम। अभी फिर से देखो हाइड्रोलिक लाइम का आ गया, हाइड्रोलिक लाइम कंसिस्ट ऑफ क्ले एंड सम अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड। क्या ये सही है या गलत है, बताइए। सेकंड कहा गया हाइड्रोलिक लाइम कैन सेट अंडर वाटर। ये मेरा अंडर वाटर में सेट होता है, क्या होता है या नहीं होता है। यहाँ बोला गया नॉट ट्रू, जो मेरा सही नहीं है। सी नंबर का इट इज द परफेक्टली वाइट इन कलर, ओके, एंड परफेक्टली वाइट कलर, एंड कहा गया इट इज ऑल्सो नोन एज वाइट लाइम। इसको हम लोग वाइट लाइम भी कहते हैं। कौन सा मेरा करेक्ट नहीं होता है बताइए। तो भाई ये मेरा सी नंबर होगा। का है सर, जस्ट मैंने कहा था फैट लाइम परफेक्ट वाइट होता। चलो देखो आप लोग यहाँ पे, फैट लाइम मेरा परफेक्ट वाइट होता। देखो यहाँ पे फैट लाइम अगर आप देखोगे वाइट इन कलर, फैट लाइम मेरा कलर होता वाइट। तो सर मेरा ये कैसा कलर होता है, ये थोड़ा सा आपका सीमेंट कलर जैसा पाया जाता है। कहाँ गया क्वेश्चन हम लोग का, ये जो आपका यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम होता है, ये थोड़ा सा सीमेंट कलर का रहता है। कैसा रहता है, सीमेंट कलर का रहता है, यानी ग्रे कलर का थोड़ा सा, है ना, सीमेंट कलर या फिर ग्रे बोल सकते हो।
तो थोड़ा ग्रे कलर में पाया जाता है, इसीलिए यह आंसर नहीं होगा, बाकी सब सही होगा। जैसे पहला कहा गया था हाइड्रोलिक लाइम कंसिस्ट ऑफ क्ले और सम अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड, बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें एल्यूमिना रहता है, सिलिका रहता है, और ये ड्यू टू दिस, इसी के रीजन से ये मेरा पानी में भी सेट हो सकता है, इसीलिए मेरा पहला भी और दूसरा भी सही। और इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर लाइम। देखो समझा ना मेरी बात कि मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। इसमें मेरा अगर हाइड्रोलिक लाइम की बात करें तो इसमें मेरा रहता है एल्यूमिना रहता है, सिलिका रहता है, और यही रीजन से क्या हो जाता है, ड्यू टू दिस रीजन या फिर ड्यू टू दिस ये मेरा सेट हो जाता है अंडर वाटर। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, पहला बोला हाइड्रोलाइम कंसिस्ट ऑफ क्ले एंड सम वाटर फेरस ऑक्साइड, सही है। इसीलिए हाइड्रोलाइम के सेट अंडर वाटर, मैंने कहा इट इज नोन एज वाटर लाइम। काहेला, क्यों कहे भाई, क्योंकि ये मेरा पानी में सेट हो जाता है, समझ लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का था, ये क्या था, दी प्योर लाइम स्टोन आर इंडिकेटेड बाय डैश कलर। भाई प्योर लाइम जो होता है उसको, भाई ये तो पहले हम लोग बता दिए ना, फेट लाइम को प्योर लाइम कहते हैं, व्हाइट मेरा होता है, तो 11 का डी हो गया। चलिए क्वेश्चन सेशन खत्म, बात करते हैं हम लोग स्टोन के बारे में, एंड देन हम लोग का हो जाएगा आज का लेक्चर खत्म, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट। क्या होता है सर स्टोन? स्टोन बोले तो पत्थर, ठीक है, स्टोन बोले तो क्या, पत्थर के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पत्थर, रॉक को भी पत्थर बोलते हैं, स्टोन को भी पत्थर बोलते हैं, इसीलिए जिस तरह का क्लासिफिकेशन होगा स्टोन का उतना ही क्लासिफिकेशन होगा रॉक का भी। तो बात करते हैं क्या होता है सर मेरा पत्थर, स्टोन। ये मेरा देखो नॉर्मली मुझे पता है सर पत्थर होता है, इतना ही हम लोग जानते हैं, यूज करते हैं, काफी हार्ड होता है, लेकिन एज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग के फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में स्टोन का काफी यूज होता है। समझ रहे हो ना, आप अगर बिल्डिंग पे बना रहे हो तो भाई सीमेंट के साथ साथ आपका स्टोन चाहिए, स्टोन का छोटा छोटा पार्ट चाहिए, और फिर आपका सैंड चाहिए, वो सभी को मिला के रेनफोर्समेंट के साथ, छड़ के साथ हम लोग ढलाई वगैरह करते हैं। दैट इज वाई स्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल इन बिल्डिंग के, मतलब बिल्डिंग मटेरियल के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपका मटेरियल है। तो स्टोन, तो हम लोग नॉर्मली कैसे इसको डिफाइन करते हैं, दी हार्ड सॉलिड नॉन मेटालिक मिनरल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा नॉन मेटालिक होता है, मेटालिक नहीं होता है, तो नॉन मेटालिक मेरा मिनरल होता है, मेटर ऑफ रॉक विच इज मेक, ठीक है, ओके, इतना ध्यान रखना, ये मेरा नॉन मेटालिक होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या कहेंगे, स्टोन विच आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर द स्ट्रक्चर। अब देखो भाई किसको मैं कहूंगा स्टोन, स्टोन आप किसी को भी नहीं कह सकते हो। अगर मैं इंजीनियरिंग स्टोन का बात करूं, फिर बिल्डिंग मटेरियल, एज ए बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन को हम लोग एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं घर वगैरह बनाने के लिए, तो वैसे हम लोग को बोलेंगे स्टोन जो मेरा कंस्ट्रक्शन सुटेबल है, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है, ऑफ स्ट्रक्चर सच एज रिटेनिंग वॉल, एवेंटमेंट, डैम्स, बैरेज, रोड्स, ये सभी बनाने के लिए अगर मेरा यूजफुल है तभी जाकर उसको हम लोग स्टेन के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। रिटेनिंग वॉल क्या होता है, किसी चीज को रखने के लिए होता है ना, वॉल होता है, जैसे मान लो आप डैम बना दिए, डैम का वॉल वो पानी को रोक रहा है, कोयला को किसी चीज में हम लोग रोक रहे हैं, एक दीवार बना दी उसके पीछे हम लोग कोयला रख दिए, तो रिटेनिंग वॉल। डैम्स वगैरह ये यू नो दैट बैरेज वगैरह रखने के लिए है ना, रोड्स वगैरह, तो ये सभी चीज क्या हो गया, इस सभी चीज में अगर ये यूजफुल है तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, बिल्डिंग स्टोन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग स्टोन बोलते हैं। तो ये चीज तो समझने वाली बात है, एकदम कॉमन सेंस है सर, बिल्डिंग मटेरियल है तो ये सभी चीज में अगर यूज होगा तभी जाके, अब इसके लिए कुछ पैरामीटर है, कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ स्टोन, कहां से मुझे सोर्स मिलता है ना, कहां से मुझे स्टोन मिलता है, सोर्स में बात करूं, पत्थर कहां से मुझे मिलता है, दो जगह से आपको पत्थर देखने को मिलेगा, एक तो होता है मोनो मिनरल्स, क्या एक होता है मोनो मिनरल, देखो नाम पकड़ना, मोनो क्या बोल रहा, मोनो, एक को हम लोग बोलते हैं मोनो, ठीक है, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनो। एंड सेकंड जो है क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पोली। पोली मीन्स क्या होता है, पोली मीन्स होता है बहुत, एक से ज्यादा, उसको बोलते हैं हम लोग पोली। यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर मेरा एक ही मिनरल से बना हुआ पत्थर है उसको हम लोग मोनो मिनरल कहेंगे, और अगर मेरा, देखो भाई मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और अगर आप पोली का बात करें, पोली मीन्स होता है मोर, ज्यादा, ठीक है, मोर, इसको याद रखना। पोली मीन्स, जैसे पॉलीगन आप लोग पढ़े होंगे ना, पॉलीगन एक से ज्यादा एंगल रहता है, ठीक है, साइड्स रहता है, तो मैथ में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो मोनो मिनरल्स मतलब अगर पूरा का पूरा पत्थर एक ही मिनरल से बना, जैसे आप यहाँ पे देखो एग्जांपल में समझाया हूं कि जैसे ये मेरा पत्थर एक रॉक है, मेरा बड़ा सा क्या है, मेरा रॉक है, एक सेकंड, ये मेरा क्या है, रॉक है, ये मेरा यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे करके दिस इज माई रॉक, ये बड़ा सा एक मेरा रॉक है, और ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरा बना हुआ मिनरल एक ही से, दैट इज योर एल्युमिनियम की मिनरल से बना है।
तो एक ही मिनरल से अगर बना है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो मिनरल रॉक। वही चीज को रखा गया, लिखा गया और कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल कहा गया रॉक मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो मिनरल रॉक। अब बात करते हैं आगे हम लोग, अगर बात करेंगे मोनो मिनरल रॉक का, तो इसमें क्या हो जाता है, अगर मान लो एक मेरा रॉक है, फिर से देखो ये मेरा क्या, दिस इज योर रॉक है, एंड ये जो मेरा रॉक है ना, अगर मैं यहाँ पे इस तरह करके रॉक बना देता हूं, तो ये जो मेरा रॉक है, एक सेकंड, तो ये जो मेरा रॉक है, ये जो मेरा रॉक है, ये रॉक यहाँ पे देखो कितना यहाँ पे मिनरल्स है, क्ले भी है, KCSE मीन्स आपका कैल्शियम, कैल्शियम की मिनरल से बना, और आपका एल्यूमिनियम की मिनरल से बना है। तो यहाँ पे अगर 3 तरह का, इससे भी ज्यादा हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का मिनरल मुझे देखने को मिलता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो मिनरल रॉक कहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलो देखो यहाँ पे इग्निशियस रॉक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। अभी हम लोग बात करेंगे इग्निशियस रॉक क्या होता है, डोंट वरी, है ना। इग्निशियस रॉक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें आ जाता है आपका ऑर्थ्रोसाइट। ये क्या किससे बना रहता है, इंटायर, पूरा का पूरा जो कंपोज इंटायरली ऑफ पॉली क्या है ये मेरा, प्लेगियसियस फ्लेडपर, इससे बना रहता है। एंड अगर बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, ये भी आपका कंप्लीट कंपोज ऑफ कैल्साइट, ये इससे बना रहता है। ठीक है, कैल्काइट या फिर सेल्साइट इसको कहा जाता है, आप जैसे पढ़ोगे वैसे। देखो ये सभी चीजें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद रहे ना रहे डजंट मेक सेंस। आपको बस ये पूछा जाएगा कि मोनो मिनरल रॉक क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स स्टोन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। ये आपसे अगर पूछे जो तो 2 तरह से होता है, मोनो एंड पोली। ये फिर पूछ देगा कि मोनो मिनरल क्या होता है और आपका पोली मिनरल क्या होता है। ये मैं बस लिखा दिया हूं, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मे भी आपका याद ना रहे तो डजंट मेक सेंस, मैं लिख दिया हूं, आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई इशू नहीं है। सेम इसी तरह एक एग्जाम्पल इसका इससे पूछा जाता, थोड़ा ग्रेनाइट याद रखना, क्योंकि ग्रेनाइट देखो ये मेरा क्वार्ट्ज से भी बना रहता है, ठीक है, फ्लेड्सपर से भी बना रहता है और माइका से भी बना रहता है, 3 चीज से मिलकर बना रहता है। तो पोली हो गया ना, 3, 1, 2 से ज्यादा या फिर 3 आपको मिनरल यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अलावा ग्रेनाइट जो है उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ, ठीक है, इसी चीज को मैं निकाला, इसी चीज को मैं डिलीट कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। समझ आया। तो एक कंपोज है क्वार्ट्ज, फ्लेड्सपर और माइका, 3 तरह का मिनरल से, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड पोली मिनरल रॉक। चलो इतना मुझे समझ में आ गया सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे स्टोन का क्लासिफिकेशन, कैसे इसको हम लोग अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, अगर स्टोन जितना तरह का होगा रॉक्स को भी बांटेंगे, तो रॉक्स स्टोन दोनों को हम लोग एक ही बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है मेरा तरीका जियोलॉजिकल का, जियोलॉजिकल किस तरह का मेरा बना हुआ है उस बेसिस पे। एक होता है मेरा फिजिकल, किस तरह मुझे दिखाई देता है उस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। और एक बेसिस होता है लेबोरेटरी में जाके करते हैं, यानी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग तरीका, जहां पे हम लोग पर्पस जिस पर्पस से यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे हम लोग यूज कर सकते हैं 3 भाग में। यानी जितना ज्यादा हम लोग देखो इंजीनियरिंग करेंगे मतलब जो ज्यादा मेरा यूजफुल होता है ना। फिजिकल जैसा मुझे दिखाई देता है, और जियोलॉजिकल जिस तरह का नेचुरली बना हुआ है। तो अगर हम लोग बात करते हैं वह सभी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा जियोलॉजिकल में, तो इसमें आ जाता है इग्निशियस, है ना, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ फिजिकल का, है ना, यहाँ पे क्या हम लोग बात करेंगे, फिजिकल के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल में बारे में आपका आ जाता है स्ट्रेटोफाइट, है ना, स्ट्रेटोफाइट स्टोन। एक आ जाता है आपका अनस्ट्रेटोफाइट स्टोन, अनस्ट्रेटोफाइट और स्ट्रेटोफाइट स्टोन। फिर अभी पूरा का पूरा मैं क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी, क्या होता है स्ट्रेटोफाइट और अनस्ट्रेटोफाइट सब समझ में आ जाएगा। और साइंटिफिक की अगर बात करेंगे, फिर इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, तो आप 2 चीज के बारे में पहले ही पता पढ़ चुके हैं, आर्जिलेसियस और कैल्सरेसियस। एंड आ जाता है आपका सिलिसियस भी आ जाता है। क्या आ जाता है मेरा, एक आ जाता है सिलिसियस, सिलिसियस रॉक। तो ये कुछ हो गया मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ये VBI जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ये तो बस एक ही टर्म पे आपका है। स्ट्रेटोफाइट जो हम लोग पढ़ेंगे ना, आपको एक वर्ड से समझ में आ जाएगा, लेयर बाय लेयर जो रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं। पत्थर आप देखिएगा ना इस तरह लेयर बाय लेयर रहता है, वो सेडिमेंट्री के रहते होता है, तो अगर वो दिखा देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटाफाइट। उसमें स्ट्रेटा देखा जाता है, क्योंकि ये एक पहला स्ट्रेटा बोलते हैं इसको, सेकंड स्ट्रेटा बोलते हैं इसको, थर्ड स्ट्रेटा बोलते हैं, जो लेयर बाय लेयर रहता है। पत्थर देखते हो ना, पत्थर देखोगे तो पत्थर में किस तरह दिखाई देगा ना, नीचे आपको इस तरह दिखाई देगा,
स्ट्रक्चर है, फिर ऊपर में थोड़ा गहरा हो गया है, फिर ऊपर में आप देखिए थोड़ा और आपका अदर तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिर ऊपर जाइएगा तो कोई और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर देखे होंगे और कोई कोई एक जैसा रहता है। तो उसी को बोलते हैं पहला, मान लो इसको स्ट्रेटा 1 बोल रहे हैं, इसको स्ट्रेटा 2 बोल रहे हैं, इसको स्ट्रेटा 3 बोल रहे हैं। तो जिसमें आपका लाइन बाय लाइन, लेयर बाय लेयर बनता है उसको हम लोग स्ट्रेटाफाइड स्टोन कहते हैं, नहीं बनता उसको अनस्ट्रेटाफाइड स्टोन कहते हैं। और सिलिशियस, आर्जिलेसियस, कैल्सियस ये मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या होता है सर मेरा इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, काफ़ी आपको क्या आने वाला मज़ा। और जैसे मैंने कहा इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, एक इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन और आपका जियोलॉजी क्लासिफिकेशन। सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक वर्ड में समझा दिया। लेयर बाय लेयर जो मिलेगा उसको बोलते हैं स्ट्रेटाफाइड, और जो नहीं मिलता लेयर बाय लेयर उसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रेटाफाइड स्टोन। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बड़ा मस्त आपको मजा आएगा। देखो ये जो आपका पेज है ना, दिस पेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पेज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका स्टोन से क्वेश्चन पूछने वाला पूरा भर भर के। अभी मैं जितना बताऊंगा ना आगे पीछे, वो तो मैं समझाने के लिए कि क्या होता है मेरा इग्निशियस रॉक, क्या होता है मेरा मेटामॉर्फिक रॉक, क्या होता है मेरा सेडिमेंट्री रॉक, क्या होता है इंट्रूसिव, एक्सटेंसिव। बट यहीं से आपको क्वेश्चन पूरा इसी पेज से रहने वाला है। देखो मैं अब सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा इग्निशियस रॉक का, तो इग्निशियस रॉक को दो भाग में डिवाइड किया गया। एक होता है मेरा इंट्रूसिव, एक होता है मेरा एक्सट्रूसिव। मैं समझाऊंगा पूरी तरह से। एक मेरा धरती के बाहर आ जाता है जब लावा, तो उसको मेरा लावा कहते हैं। अंदर आता तो मैग्मा कहते हैं। तो बाहर आ गया उसको एक्सट्रूसिव कहा जाता है, मेरा पत्थर सूखने के बाद। इंट्रूसिव जो अंदर में सूख जाता है, सोलिडिफाई हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक का। ये क्या होता है इसको भी बारे में बताइए। ये होता है मेरा फोलिएटेड और एक होता है नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। सेडिमेंट्री रॉक, जो सेडिमेंट्री मतलब धीरे धीरे लेयर बाय लेयर आके पत्थर धीरे धीरे कहीं जमा हो रहा है, नदी के द्वारा आया जा रहा है और जमा कर रहा है। जैसे अगर डेल्टा बात करो, सुंदरवन का डेल्टा, ये हिमालय से पत्थर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, कई सदियों से आ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है चावल के लिए, गेहूं के लिए। तो सेडिमेंट्री मतलब नीचे बैठ बैठ के आ रहा है। तो इसको दो भाग में, तीन भाग में क्लासिफाई किया है। एक होता है क्लास्टिक, ये क्लासिक नहीं क्लास्टिक है। एक केमिकल होता है और एक बायोलॉजिकल होता है। तो चलो वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। ठीक है। अब मैं फिर बताऊंगा यहाँ पे सारे एग्जांपल के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इग्निशियस रॉक क्या होता है। और इग्निशियस रॉक को समझने पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है मैग्मा और लावा। क्या होता है मेरा मैग्मा और क्या होता है लावा। देखो यहाँ पे मेरा मैग्मा दिया गया है और यहाँ मेरा लावा दिया गया है। एकदम पॉइंट वाइज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बेसिक चीज है। ये जो बेसिकली आपका रेड कलर का है ना, ये लिक्विड है। क्या लिक्विड है? जो मान लो सरफेस के अंदर है, बहुत ही हाई टेम्परेचर में है, बहुत ही हाई टेम्परेचर में लिक्विड मेटल है। अब क्या होता है ना, ये मेरा लिक्विड बोल सकते हैं, विस्कस लिक्विड है, मेटल नहीं बोलेंगे। वो लिक्विड भी हो सकता है, अलग बात है कि कभी कभी मेटल भी निकल जाता है। मैं उसका भी नहीं बात करूँ, सिर्फ मैं बात करूँ कि धरती के अंदर में काफी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में रहता है लिक्विड, विस्कस लिक्विड रहता है। अब क्या होता है, जिसको जहां पे इसको कम एरिया मिलता है, कम एरिया मिलता है, मान लो सरफेस कहीं इस तरह करके, इस तरह करके, ऐसा कुछ करके। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, या इसके अंदर मान लो पूरा का पूरा है, क्या है मेरा पूरा का हाई टेम्परेचर में मेरा लिक्विड है। तो सबसे कम एरिया कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर इस जगह पे आपको कम एरिया दिखाई दे रहा है सरफेस, तो यहाँ से एक फाड़ के ये निकल जाएगा, उसी को हम लोग लावा बोलते हैं। अब क्या होता है, उसी को लावा या मैग्मा दोनों कहते हैं। अब समझो मेरी बात, जब वो मेरा निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, जब मेरा निकलता है धरती से, तो अगर वो धरती के अंदर ही रहा, धरती के अंदर ही रहता, तो उसको हम लोग बोलते क्या, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। तो अगर मेरा यही लिक्विड जो है, लिक्विड अगर धरती के अंदर है, धरती के अंदर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। लेकिन वही लिक्विड अगर बाहर आ गया, सरफेस में आ गया, इन्वायरमेंट में आ गया, तो ऑब्वियसली बात है एयर के कांटेक्ट में आएगा और वो सूख जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लावा। तो यहां से एक चीज समझ आ गया कि हम लोग किसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है मोल्टेन रॉक। एक सेकेंड देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, मोल्टेन रॉक स्टोर अंडर द अर्थ सरफेस, इसको हम लोग बोलते क्या है, मैग्मा कहते हैं। यानी कि वैसे रॉक जो अंदर में ही मेरा सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग मोल्टेन रॉक को क्या बोलते हैं, मैग्मा। एंड वैसे मोल्टेन रॉक है ना, मोल्टेन क्यों, क्योंकि भाई जब मेरा गर्म था वो तो मेरा लिक्विड फॉर्म में था ना, पानी के जैसा था। लावा आप देखो ना कभी ज्वालामुखी फटते हुए, तो काफी मेरा उड़ता है, जिस तरह मान लो समझ लो कि सिंपल आपका पानी कैसे उबलता है, उबल रहा तो काफी हाई प्रेशर में रहता, तो प्रेशर के चलते वो काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और बहुत दूर तक मेरा आ जाता, फैल जाता है। तो मेरा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए कहा गया मोल्टेन रॉक।
दैट रीच दी अर्थ सरफेस थ्रू दी आपका वॉल्केनिक वेंट, वेंट मतलब जो छेद होता है उसके थ्रू अगर वो बाहर आ जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लावा। तो एक चीज क्लियर हो गया सर, मैग्मा मीन्स जो अंदर में मेरा लिक्विड रहता है, ठीक है, जो विस्कस, काफी विस्कस रहता है। विस्कस मतलब है जो ना, अब बोलेंगे विस्कस क्या होता है, ये बच्चा से मैकेनिकल वाला समझ गया होगा। विस्कोसिटी क्या हो जाता है, वाटर लेयर बाय लेयर बहता है, यानी कि वाटर जो होता है ना वो भी लेयर बाय लेयर बहता है, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को रोकता है। जैसे आप ले लो ऑयल, तेल, ग्रीस ले लो, ऑयल ले लो, आप देखोगे पानी से ज्यादा अगर आप तेल को गिराओगे जमीन पे और पानी को गिराओगे तो पानी जल्दी बह जाएगा, तेल नहीं बहेगा। ग्रीस को देख लो और कम बहेगा, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा विस्कस है। विस्कस मतलब वो आपस में मॉलिक्यूल जो है ना वो रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, फ्लो होने से, रोकने से, बहने से रोक रहा है, उसको कहते हैं विस्कोसिटी। ऑयल का ज्यादा विस्कोसिटी है क्योंकि वो ज्यादा रोक रहा है लेयर बाय लेयर बहने से, तो ये काफी विस्कस होता है, आप देखोगे काफी थिक होता है। तो ये हाई लिक्विड विस्कस होता है, हाई प्रेशर टेम्परेचर में रहता है। जब इसको जगह मिलता है बाहर आ जाता है, जो अंदर में ही रह जाता है उसको मैग्मा कहते हैं, जो बाहर आ जाता है उसको लावा कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इसीलिए इसको कहा जाता है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव क्यों? क्योंकि ये अंदर में रह गया ना, इन माने अंदर और एक्स माने बाहर। तो एक्सट्रूसिव मतलब ये हो गया बाहर आ गया मेरा, और मेरा इंट्रूसिव मतलब अंदर भी मेरा लग गया लिक्विड, हाई विस्कस लिक्विड जो है वो मेरा अंदर रह गया। तो ये चीज क्लियर हो गया, इंट्रूसिव क्या हो गया, एक्सट्रूसिव क्या हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, सुनो, फास्ट कूलिंग स्लो कूलिंग। तो मेरा बात समझो, लावा जो बाहर आ गया, बाहर आ गया तो बाहर में क्या, हवा है, एयर है, तो जल्दी ठंडा होगा। लेकिन अंदर में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वहां पे स्लो कूलिंग होगा। तो यहां से आप ये समझ गए कि मैग्मा जो है वो मेरा स्लो कूलिंग होता है, और मैग्मा जो है मेरा बड़ा इंट्रूसिव टाइप ऑफ क्या है, मेरा इग्निशियस रॉक है। और लावा जो है वो भी मेरा इग्निशियस रॉक है, लेकिन कैसा है, मेरा एक्सट्रूसिव होता है, बाहर आ जाता है। और चूंकि बाहर आ जाता है तो फास्ट कूलिंग मतलब तेजी से ठंडा होता है। क्लियर हो गया। चलिए मेरी तरफ देखिए और थोड़ा याद करिए। मैंने कहा कि जो आपका लिक्विड विस्कस होता है वो काफी हाई प्रेशर टेम्परेचर में रहता है धरती के अंदर, जहां पे सरफेस एरिया कम मिलता है, वहां से वो फट के बाहर निकलता है। अब जो बाहर निकल जाता है उस लिक्विड विस्कस को हम लोग क्या बोलते हैं, लावा। लावा अंदर में जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्मा। क्या बोलते हैं उसको, मैग्मा कहते हैं। अब जो बाहर निकल जाता है उसको एक्स, बाहर, और अंदर तो इन माने अंदर, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। जो बाहर निकल जाता है हवा के चलते जल्दी ठंडा होता है, तो फास्ट कूलिंग होगा। कौन सा, मेरा लावा। मैग्मा मेरा अंदर रहता तो वो मेरा स्लो कूलिंग होगा। क्लियर हो गया। चलो मैग्मा एंड लावा में ये आपका डिफरेंस क्लियर हो गया। बात करते हैं अब हम लोग इग्निशियस रॉक के बारे में, और दोनों मेरा किस में आएगा, ऑब्वियसली बात है ना, इग्निशियस पढ़े तो इग्निशियस रॉक में ही आएगा मेरा। तो इग्निशियस रॉक को दो भाग में डिवाइड कर दिए, इंट्रूसिव अंदर में जो रॉक है और आपका बाहर में रॉक है, क्योंकि दोनों ठंडा होने वाला है, स्लो कूलिंग हो लेकिन होगा, और ठंडा होने के बाद सोलिडिफाई के बाद वो पत्थर ही बनने वाला है, बाहर भी पत्थर अंदर भी पत्थर। लेकिन चूंकि वो अंदर है इसलिए इंट्रूसिव, बाहर है तो एक्सट्रूसिव ना। अब हमको इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लो। मेड फ्रॉम मैग्मा, ऑब्वियसली बात है इंट्रूसिव, तो मैग्मा अंदर में रहता है। एक सेकंड ये हाईलाइट नहीं ले रहा, चलो कोई बात नहीं। ये किससे होता है, मेरा इंट्रूसिव मेरा बनता है मैग्मा से, एक पहला पॉइंट मैग्मा से बनता है। सेकंड पॉइंट का बात करेंगे हम लोग, बिलो ग्राउंड। ऑब्वियसली बात है ये नीचे रहता है ना, अंदर रहता है, इसीलिए तो इन बोला, इन माना अंदर ग्राउंड में। कूल भी स्लो होगा क्योंकि भाई अंदर में है ना, तो ढका हुआ चीज है, तो हवा वगैरह आ नहीं रहा तो जल्दी ठंडा होगा नहीं। लार्ज ग्रेन, अब ये समझो इसका लार्ज ग्रेन क्यों होता है। अगर मैं इसी का एक सेकंड ये हाईलाइट किया था तो ये भी मेरा मीडिया था ना, एक्सट्रूसिव वाला, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे ही हम लोग देख लेंगे, इशू नहीं है। तो मैं कह रहा था क्या कि भाई यहाँ पे हम लोग देख रहे थे मेरा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के बारे में। तो हम लोग ये देखें कि मेरा मैग्मा से बना रहता है इंट्रूसिव क्योंकि मेरा अंदर रहता है, लावा से बना रहता है मेरा एक्सट्रूसिव क्योंकि बाहर आ जाता है, एबव ग्राउंड क्योंकि लावा बाहर आ जाता है, और मेरा अंडर ग्राउंड ये मेरा स्लो कूल होता है क्योंकि अंदर में है और बाहर आ जाता है तो एयर किससे फास्ट कूलिंग आ जाता है। बात करते हैं लार्ज ग्रेन क्यों होता है और इसका स्मॉल ग्रेन क्यों होता है। देखो मेरी बात, ये मेरा है रॉक है इस तरह करके, है ना, एक मेरा क्या है, एक सेकंड इतना गंदा रॉक बना दिया हम, ये रॉक है मेरा, ठीक है। अब रॉक क्या है कि यहाँ से मेरा लावा बाहर निकल रहा है, ऐसे करके मेरा लावा बाहर निकला, इधर भी आया, इधर भी लावा आ गया, दोनों तरफ मेरा लावा गिर रहा है, ठीक है, लावा गिरा। एक बात समझो, जैसे मेरा बाहर निकला ना, बाहर निकलने के साथ ये मेरा हवा है, तो हवा इसको जल्दी सोलिडिफाई करेगा, तो ये ना छोटा छोटा ग्रेन ही बना पाएगा, बड़ा ग्रेन बना ही नहीं सकेगा। क्योंकि देखो बूंद बूंद आया, जैसे यहाँ पे बूंद आया ना वो ठंडा पूरा सोलिडिफाई हो गया, अगला बूंद आया तब तक ये सोलिडिफाई हो चुका था तो उसके मिक्स नहीं कर पाया। समझो मेरी बात, जैसे आप पानी का बूंद लो, एक पानी का बूंद आप डालो और पानी का बूंद के बाद दूसरा पानी का बूंद डालोगे, तीसरा डालोगे, चौथा डालोगे, तो अगर मान लो आप कहीं चल जाते हो स्विट्जरलैंड की तरह जहाँ पे पूरा बर्फ होता है, वहां पे आप पानी अगर अंदर करोगे ना, आप देखोगे यूट्यूब रील्स में आप देख लेना, पानी आप ग्लास में पानी लिया बाहर में जाके फेंकोगे तो
बर्फ जम जाता है, इतना हाई ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। तो क्या होगा, एक बूंद आप गिराएं तब तक वो सोलिफाई हो गया, दूसरा बूंद गिराओगे तो उसके साथ बड़ा नहीं हो पाएगा, दोनों बूंद मिल के अगर दोनों बड़ा हो जाते ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फास्ट कूलिंग हो रहा है ना यहाँ पे। तो स्मॉल ग्रेन कहाँ देखने को मिलेगा? लावा वाला में। तो लावा मतलब बोले एक्सट्रूसिव में, इसीलिए देखो यहाँ पे स्मॉल ग्रेन कहा गया है, क्योंकि बाहर हो रहा है, जल्दी हवा है, तो जल्दी जल्दी एक आया छोटा तब तक ठंडा हो गया, दूसरा आया फिर ठंडा हो गया, तो दोनों मिल नहीं पाया। लेकिन अंदर में क्या होता, पहला ये था तो धीरे धीरे ठंडा हो, अभी लिक्विड फेज में है, दूसरा वाला भी आया अंदर से मान लो आया और ये भी इसके साथ बड़ा हो गया, फिर तीसरा वाला आया ये इसके साथ बड़ा हो गया, तो बड़ा बड़ा ग्रेन देखने को मिलता है कहाँ पे आपको? अंदर में, यानी कि इंट्रूसिव में, यानी कि मैग्मा वाला। तो मैग्मा वाला जितना आपका स्टोन है, पत्थर है, वो सभी का सभी मेरा मैग्मा, या फिर बोल सकते हैं इंट्रूसिव जितना आपका रॉक है वो कैसा होता है? पहली बात तो स्लो कूल होगा और उसके चलते उसका लार्ज ग्रेन देखने को मिलेगा। याद रखना, इंट्रूसिव रॉक का जो ग्रेन है वो मेरा लार्ज रहता है और स्लो कूल होता है, ठीक है, और मेरा मैग्मा से बना रहता है बिलो ग्राउंड। चलिए भाई, ये चीज हो गया। एंड अगर बात करेंगे यहाँ पे कंपोजिट से, तो ये क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए मैं इसको इंक्लूड कर दिया हूँ। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपसे बोलेगा कि भाई इंट्रूसिव जो होता है मेरा, जो मेरा इंट्रूसिव रॉक होता है उसका किसके कंपोजिशन होता है, तो फ्लेसिक से वो बना रहता है, कंपाउंड से, है ना। एंड ये मेरा रहता है मैफिक से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, ये चीज मेरा यहाँ पे आई होप सो आप लोग समझ गए। एक एग्जांपल आप ले लेना, ये बहुत जरूरी है। देखो मैं ये कह रहा था ना, यहाँ समझना। अब मैंने ये कहा कि मैग्मा जो धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि अंदर में हो रहा है। अब देखो यहाँ भी पार्टिकल हो सकता है, तो ये यहाँ भी ठंडा हो सकता है। मान लो यहाँ भी ठंडा हो रहा है ना, हो सकता है ऊपर जाके ठंडा हो रहा है, यहाँ भी ठंडा हो सकता है, यहाँ भी ठंडा हो सकता है, यहाँ भी ठंडा हो सकता है। और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, आप बोलोगे सर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एयर का संपर्क में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कि प्रेशर लो हो रहा है, यानी कि ऊपर जैसे जाएगा वो जल्दी जल्दी मेरा ठंडा होगा। मतलब इस वाला ग्रेन अगर नीचे का बात करेंगे तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ये टाइम ज़्यादा लगेगा स्लो मतलब ठंडा होने में। लेकिन अगर इस हम ग्रेन का बात करेंगे या फिर इस मैग्मा का जो आपका है लिक्विड उसका बात करेंगे तो ये टाइम थोड़ा मेरा कम लेने वाला है सोलिडिफाई होने में। तो इस बेसिस पे इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसमें एक एग्जांपल आता है, उसके बारे में आप थोड़ा जान लो खाली, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये सभी ग्रेन को मैं इस तरह दिखा देता हूँ। और ये जो ऊपर वाला ये मेरा टाइम क्या लेने वाला है, कम लेने वाला है। T4 टाइम है, ये T4 क्या है मेरा टाइम है, ये ध्यान रखना। टाइम कम लेगा मतलब जल्दी ठंडा होगा। अब बोलेंगे सर ये तो सभी ठंडा हो रहा है स्लो ही, लेकिन इन स्लो में कौन तेज है, मेरा बात समझा ना। एक होता तेज स्टूडेंट, मान लो ग्रुप है 5 बहुत तेज तेज है, सब IIT लेवल का है, और एक ग्रुप है जो मान लो एक स्टेट लेवल का ही बच्चा है। लेकिन अब इसमें भी 5 लड़का में तो कोई तेज होगा ना, कोई वीक होगा ना, लेकिन इन लोग के कंपेरिजन में तो वीक ही है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें जो सबसे टॉप में रहेगा वो जल्दी मेरा ठंडा सोलिडिफाई होगा, और सबसे मेरा जो बिलो में रहेगा वो मेरा सबसे लेट मेरा सोलिडिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये टाइम लेने वाला है ज़्यादा। अब यहाँ पे समझो एक मेरा एग्जाम्पल आ जाता है, एक सेकंड इसको मैं T4 टाइम अच्छा से लिख देता हूँ। दिस इज T4 टाइम। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल आता है इंट्रूसिव, यानी कि ये सभी जो वेरी करता है ना किसमें का एग्जाम्पल हो जाएगा, मैग्मा का, यानी कि इंट्रूसिव का, है ना। तो इंट्रूसिव में एक मेरा एग्जाम्पल आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ यस यस यस, उसको बोलते हैं हम लोग हाइफेसल, ठीक है। HYPAB, एक सेकंड, HYPABY रॉक। तो आपका हाइफेसल जो रॉक होता है इट्स अ टाइप ऑफ इंट्रूसिव रॉक, क्योंकि ये मेरा जो है ना सबसे ज्यादा टाइम लेता है, इंट्रूसिव में सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। ये मेरा टाइम मेरा लेता है, यानी कि ये मेरा बोल सकते हो सबसे, सॉरी ज्यादा टाइम में बोल रहा हूँ, यानी कम टाइम लेगा ना, सॉरी ये टॉप में मेरा रहता है, ये जो टॉप में है ये टॉप में यहाँ पे मेरा रहता है, तो मेरा कम टाइम लेगा, मतलब रैपिड कूलिंग होगा। तो याद रखना कि ये मेरा क्या करता है, ये मेरा रैपिड कूलिंग होता है, रैपिड कूलिंग होता है, रैपिड कूलिंग टाइप का ये मैग्मा होता है, लेकिन मैग्मा ही है, लेकिन मैग्मा में स्लो लेकिन उसमें से फास्ट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग तो समझ गए यहाँ पे, अब इसका एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी यहाँ पे है आप देख सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो जाएगा उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। एक यहाँ पे अगर बात करें इंट्रूसिव में, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे से पूछिएगा ना तो यहाँ होने वाला आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका गेब्रो हो गया, डिटोरिएट हो गया, है ना आपका, ये सभी हो गया। और अगर एक्सट्रूसिव में बात करेगा तो बेसाल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
बाकी चीज आप याद रखो ना रखो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट इन दोनों को आपको याद पूरी तरह से रखना है, ठीक है। ये दोनों को याद आपको रखना है। इसके अलावा आप देखो जैसे यहाँ पे गेब्रो है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका क्या है, डायोराइट, डायराइट भी इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड नंबर में आपका क्या है, ग्रेनोडाइसाइड, ग्रेनोडायराइट है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज तो आपको याद रखना ही रखना है। आई डोंट नो वाई ये मेरा हाईलाइट ले क्यों नहीं रहा, पूरा का पूरा आधा पेंट हो रहा है, आई डोंट नो वाई। तो मैं इसको कैसे हाईलाइट करूंगा, चलिए इसके मैं घेर देता हूँ, ठीक है। इसका आप लोग ग्रेनाइट को याद रखना, एंड इसका बेसाल्ट, बेसाल्ट को आप लोग याद रखना। कोई अदर कलर में ले लेता हूँ ना, या फिर मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ, फिर से लिखता हूँ। अब आई थिंक ले लेना चाहिए हाईलाइट, देखते हैं। यस, इसका हो गया मेरा क्या, बेसाल्ट, इसमें हो गया मेरा बेसाल्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इग्नेशियस रॉक समझ गए होंगे कैसे मेरा बनता है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग क्या, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। किसके बात कर रहे हैं हम लोग, सेडिमेंट्री रॉक। नाम से पता है सेडिमेंट मतलब धीरे धीरे आके जमा होना। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे आप, एक मेरा रॉक है, एक मेरा रॉक है, ये मेरा बड़ा सा मेरा रॉक है, मेरा बड़ा सा क्या है, रॉक है। अब यहाँ बगल से एक मेरा रिवर बह रहा है, क्या मेरा रिवर बह रहा है, ये मेरा बड़ा सा क्या है, रिवर है जो मेरा बह रहा है। अब इस रिवर में पानी के साथ साथ क्या होगा, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट रहा है, पत्थर मेरा टूट रहा है। उस पत्थर, बड़ा सा जो पहाड़ है वहां से मेरा छोटा छोटा पत्थर टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और डिसइंटीग्रेट होकर कंपोजिट हो रहा है एक जगह जाके लेयर में, लेयर बाय लेयर हो रहा है। तो ये पहला लेयर है, ये जाके कंपोजिट हो गया। इसके बाद बात करेंगे मेरा सेकंड लेयर है, फिर जाके लेयर बाय लेयर जाके जमा कर रहा है। सभी पत्थर को लेयर बाय लेयर जाके क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। तो लेयर बाय लेयर, और ये जो लेयर बाय लेयर जमा करता है इसको सदियों लग जाता है। ये मत समझिएगा कि 1-2 साल में हो जाता है, ये हजारों साल लग जाता है होने में। तो आपका डिसइंटीग्रेट करना और डिसइंटीग्रेट करके कंपोजिट करना लेयर बाय लेयर, इसको कहा जाता है मेरा सेडिमेंट्री। और ये बहुत टाइम लगता है ये सभी को होने में। तो इस तरह से बनता है मेरा क्या, एक सेकंड, इस तरह से मेरा क्या बनता है, इस तरह से बनता है मेरा सेडिमेंट्री रॉक। इस तरह से क्या बनता है मेरा, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। अब इसका डेफिनेशन थोड़ा आप लोग देख लीजिए, क्या कहा गया कि इट्स अ टाइप ऑफ, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या देखेंगे कि इट इज द सेकेंडरी रॉक, इसको हम लोग सेकेंडरी रॉक बोलते हैं। कि प्राइमरी रॉक मेरा क्या होता है, इग्निशियस। सेकेंडरी रॉक होता है आर फॉर्म ग्रेजुअली, धीरे धीरे स्लो टाइम मेरा लेता है ना, ग्रेजुअली डिपोजिशन होता है किसका, प्रीवियस एग्जिस्टिंग रॉक का। एंड ड्यू टू वेदरिंग एक्शन, देखो ड्यू टू वेदरिंग एक्शन मतलब ये कौन सा वेदर है, वेदर मतलब टूटना, टूट के छोटा पार्ट में डिवाइड होना, डिसइंटीग्रेट कहा जाना, इसी को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। बड़ा सा पत्थर लो आप, छोटा छोटा पत्थर करो, उसको वेदर कहा जाता है। तो वेदरिंग करना, वेदर ये मौसम वाला वेदर नहीं है, वेदरिंग है, ठीक है। तो वेदरिंग करना बड़ा पत्थर से, किसके थ्रू, रिवर के थ्रू, कहीं जाके डिकम्पोज हो रहा है प्रीवियस एग्जिस्ट लेयर के ऊपर, ऊपर के लेयर, इसीलिए ये अलग अलग लेयर में पाया जाता है। तो मेरा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मेरा स्टेट ऑफ हाइट। देखो यहाँ पे, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रेटाफिकेशन। इसलिए मैंने कहा था ना कि आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे, था मेरा स्ट्रेटाफाइड स्टोन और नॉन स्ट्रेटाफाइड, मतलब एक में लेयर बाय लेयर देखने को मिलेगा। आप अभी मैं आपको पत्थर दिखा, मुझे फोटो में नहीं लाया, बट वो लेयर बाय लेयर दिखता, आप जाके सर्च करके देखना। आप मानना यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटाफाइड स्टोन, तो आपको समझ में आ जाए लेयर बाय लेयर दिखता है, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ लेयर जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते थे क्या, स्ट्रेटाफाइड। क्यों, क्योंकि पहला लेयर, जैसे देखो स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2, स्ट्रेटा 3, स्ट्रेटा 4, पहला बार मान लो मिट्टी लाया, उसमें पत्थर ज्यादा है, कोई अदर पत्थर ज्यादा है, किसी तरह का और मिट्टी है, आके लेयर बैठ गया। फिर दूसरा स्टोन को लाया, वो स्टोन किसी अदर टाइप का रहेगा, रेड स्टोन है वो आके आया। फिर दूसरा ब्लैक स्टोन जैसा लाया, तो लेयर बाय लेयर अलग अलग कलर का दिखता है, अलग तरह का फॉर्मेशन दिखता है। तो उसी को हम लोग स्ट्रेटा बोलते हैं। और जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रेटाफिकेशन, जो लेयर बाय लेयर डिकम्पोजिट हो जाता है, किसको करके, डिसइंटीग्रेट करके पत्थर को। तो दिस इज कॉल्ड योर, ये याद रखना थोड़ा सा, दिस प्रोसेस इज स्ट्रेटाफिकेशन। एंड बाकी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये भी समझ गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो आज अब फिर से एग्जाम्पल इस पेज में अगर बात करें हम लोग सेडिमेंट्री में, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो सैंड स्टोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैंड स्टोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका सेल भी इंपॉर्टेंट है। 2 चीज आपको याद रखना, सील्ड स्टोन। और एक चीज याद रखना, जो भी आपका सेडिमेंट्री रहेगा ना, ये स्टोन से लास्ट होगा, स्टोन से। देखो यहाँ पे सैंड स्टोन, सेल आपका सील्ड स्टोन, लाइम स्टोन, डोलो स्टोन, सब। लेकिन कुछ आपका नहीं भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जैसे आप कोल,
कोयला जो होता है वो भी मेरा सेडिमेंट्री ही है। कोयला कोयला कोल इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन किससे बनता है? बायोलॉजिकल के थ्रू बनता है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो मैं क्या इंपॉर्टेंट बता रहा था आपको, क्लास्टिक में सैंडस्टोन, सेल, एंड केमिकल में लाइम स्टोन और डोलो स्टोन, एंड अगर बात करेंगे बायोलॉजिकल में तो कोल आ जाएगा। कोल होगा मेरा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो थोड़ा इसका हम लोग देख लेते हैं, कुछ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और तो मेटामॉर्फिक रॉक पहले देख लेते हैं, ठीक है। वैसे उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? मेटामॉर्फिक, थर्ड टाइप ऑफ रॉक। थर्ड टाइप ऑफ रॉक के बात करते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट। देखो इसमें क्या होता है ना, सिंपल, मेरा मान लो इग्निशियस रॉक को हम लोग लिए, है ना, और सेडिमेंट्री रॉक को लिए। इसको हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर अप्लाई किए और अदर फैक्टर के साथ इसको हम लोग गर्म वगैरह किए, प्रेशर अप्लाई किए, तब ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है अलग रॉक में, जिसका सब प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज होता है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि भाई इट्स प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली चेंज। देखो, कन्वर्ट इनटू अ न्यू रॉक विच चेंज प्रॉपर्टी, जिसका प्रॉपर्टी जो होता है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो वैसे रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक। मतलब समझ रहे हो ना, इग्निशियस रॉक मिला और सेडिमेंट्री रॉक मिला, या तो सेडिमेंट्री या तो इग्निशियस, और कहा गया है, दोनों को मिक्स करके नहीं। तो हम लोग सेडिमेंट्री रॉक को लिए, उसको हाई टेम्परेचर प्रेशर में और कुछ अदर फैक्टर में लगा के हम लोग कन्वर्ट कर दिए मेटामॉर्फिक रॉक में। समझिए मेरी बात, जिसका प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना, मैकेनिकल में अगर बात करें, कास्ट आयरन को कैसे बनाया जाता है? आयरन लिए, लोहा लिए, और लोहा में आप लोग कार्बन बनाते हैं और साथ ही साथ कुछ एलो एलिमेंट मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं, निकल वगैरह मिलाते हैं, ये सभी चीज को मिला के कास्ट आयरन बनाया जाता है। और कार्बन परसेंटेज बढ़ा देते हैं, मतलब कम मिलाते हैं तो स्टील बनता है, ज़्यादा परसेंटेज मिलाते हैं तो मेरा कास्ट आयरन बनता है, और मिलाते हैं तो और बनते जाता है। तो एलॉय, तो एक तरह समझ लो, इसमें हम लोग क्या किए, एक रॉक को लिए, उसमें हाई प्रेशर टेम्परेचर से उसका प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक बना दिया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा ये मेरा प्रोसेस है। चलिए अब देखो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझाया गया, जैसे मान लो सेल है, ये क्या था? सेल। देखो यहाँ पे ध्यान से, सेल जो था अभी जस्ट मैंने कहा, देखो यहाँ पे सेल मेरा क्या है, तो आप बोलोगे सेल, ये मेरा सेल रहा सर, और सेल मेरा क्या वीवीआई कर दिए, क्लास्टिक है यानी सेडिमेंट्री रॉक है। लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये मेरा कन्वर्ट हो गया है सिस्ट में। ये कन्वर्ट किस में हो गया? मेरा सिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। देखो यहाँ पे सिस्ट में कन्वर्ट हो गया ना सिस्ट में। और सिस्ट मेरा क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। देखो यहाँ पे इस चार्ट में आ जाओ, तो सिस्ट अभी हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो मैं अभी बता देता हूँ, सिस्ट यहाँ पे है जो आपका मेटामॉर्फिक रॉक, फोइलेटेड टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक है। तो कहाँ से? मेरा सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गया जब हम लोग प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई किए। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके हम लोग ये चीज़ करवाए हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग क्या किए? कन्वर्ट कर दिए टेम्परेचर, और या फिर बेसिकली इसको क्या जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन, इसलिए मैं इसको लिखा दिया हूँ। तो ये मेरा बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे बन जाता है। क्लियर हो गया ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दे रहा हूँ, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे मैं पेरेंट भी रॉक बता दिया हूँ कि अगर मान लो कोई बोल दे कि सेडिमेंट्री रॉक ना बोल के पेरेंट, क्योंकि पेरेंट तो वही था ना, पेरेंट मतलब जो आपका जहाँ से बना है ये चीज, तो पेरेंट रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक। जैसे आपका सेल है, ठीक है, सेल हो गया, सेल हो गया और सेल हो गया। इन तीनों सेल से मेरा बनता है आपका स्लेट बनता है, या सिस्ट बनता है, या जेनेसिस बनता है। ये सभी का सभी मेरा मेटामॉर्फिक रॉक है। उसी तरह लाइम स्टोन से मेरा बनता है मार्बल, है ना। और अगर मैं बात करूंगा सैंड स्टोन से बनता है मेरा क्वार्ट्जिट। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो आपको लाइम स्टोन याद रखना है, लाइम स्टोन याद रखना है, जेनेसिस याद रखना, सिस्ट याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सभी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, सबका सब इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे मैंने सेल 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 जो कहा, इसमें कुछ अदर फैक्टर भी होता है। जैसे इसमें सेल में मेरा ग्रेनाइट रॉक भी यहाँ पे इंक्लूड रहता है, इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान देना। और इसमें भी ग्रेनाइट रॉक प्लस सेल रहता है, तब जाके मेरा जेनेसिस बनता है। तो जेनेसिस, सिस्ट, आपका स्लेट, मार्बल, ये सभी का सभी मेरा मेटामॉर्फिक रॉक है। देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक में, देखो यहाँ पे है ना जेनेसिस, यहाँ पे आपका स्लेट है, और यहाँ पे देखो आपका क्वार्ट्जिट है, और आपका मार्बल है। और इसमें से मैं एक सेकंड इंपॉर्टेंट बताते हूँ। एक तो सिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए, है ना। कौन सा हो जाएगा इंपॉर्टेंट? एक सिस्ट हो जाएगा, एक आपका स्लेट हो जाएगा, एंड एक आपका क्या हो जाएगा? मार्बल। क्वार्ट्जाइट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, बट इन तीनों को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेटामॉर्फिक बात करेंगे, फोइलेटेड क्या होता है और नॉन फोइलेटेड क्या होता है।
तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? मेटामॉर्फिक समझ में आ गया था। हम लोग टेम्परेचर प्रेशर करके हम लोग इग्नेशियस रॉक को या फिर सेडिमेंट्री रॉक को कन्वर्ट करते थे मेटामॉर्फिक में, जिसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। नाउ बात करते हैं हम लोग क्या यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन की क्या बारे में कि क्या होता है ना। अभी हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में नहीं, मैं पढ़ लिया हूँ एक तरह से, है ना। चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। फॉइलेटेड, नॉन फॉइलेटेड, बहुत ही छोटा चीजें मैं बता देता हूँ। देखो फॉइलेटेड मीन्स क्या हो जाता है, अगर आपको लेयर में मिलता है उसको फॉइलेटेड कहा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है भाई। ये मेरा लेयर में पाया जाता है और मेरा लेयर में नहीं पाया जाता है। लेयर में ये नहीं पाया जाता है, लेयर नहीं पाया जाता। इससे आपको ध्यान रहेगा, लेयर जैसे मैंने कहा ना अभी सेडिमेंट्री रॉक में, तो सेडिमेंट्री में सभी में लेयर पाया जाता है। इसमें अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा, लेयर सब में पाया जाता है। पूरा का पूरा सेडिमेंट्री रॉक सब लेयर पे में पाया जाता है एंड इग्नेशियस में बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो ये लेयर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आप लोग, लेयर नहीं पाया जाता। देखो मैं इस चीज को ना किसी और चीज से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। चलो आपको इससे कलर में कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हो गया, यहाँ पे ये लेयर है, यहाँ पे लेयर नहीं है और यहाँ पे लेयर है, ठीक है। तो एक सेकंड इसको मैं कर्व कर देता हूँ ना, ये लेयर में टिक लगा देता हूँ, मतलब इसमें है और इसमें भी है। और ये किसके किसके लिए है? तो भाई ये तो हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए एंड ये हो गया इसके लिए। मैं क्यों ये कर रहा हूँ, यहाँ से आप देखिएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई सेडिमेंट्री में हमको पता चला कि क्या होता था, पत्थर टूट टूट के पानी के द्वारा, नदी के द्वारा जाके एक जगह जमा होता है लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पर हर जगह तो आपको लेयर बाय लेयर दिखेगा, अलग अलग लेयर देखने को मिलेगा। मेटामॉर्फिक में हम लोग बात किए जो फॉइलेटेड मेरा होता है, इसमें आपको लेयर देखने को मिलेगा, लेकिन नॉन फॉइलेटेड मतलब लेयर वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। और इग्नेशियस रॉक तो भाई तो लावा से बनता है ना, तो यहाँ पे कोई लेयर वेयर देखने को नहीं मिलता है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे भाई मेटामॉर्फिक देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। दो तरह का था ना, एक मेरा क्या था स्ट्रेटाफाइड रॉक और मेरा था अनस्ट्रेटाफाइड रॉक। कुछ नहीं है दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस तो है नथिंग है, बस वही आपका लेयर वाला ही यहाँ पे खेल है, लेयर वाली खेल है। क्या खेल है देखो, अगर मैं बात करूं स्ट्रेटाफाइड का, तो पहले समझ लो स्ट्रेटाफाइड रॉक क्या होता है। मतलब वैसा रॉक जिसमें मेरा लेयर जो होता है वो मेरा प्रेजेंट होता है। बस सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। देखो लेयर स्ट्रक्चर वो भी कैसा नेचुरली, मतलब बना हुआ लेयर उसी से, मतलब जैसे देखो सेडिमेंट्री रॉक में क्या था, हम लोग तो कर नहीं रहे लेयर बाय लेयर, बना नहीं रहे पत्थर का, वो ऑटोमेटिक वहां क्या जमा हो रहा है और लेयर बाय लेयर बनते जा रहा पत्थर का। तो नेचुरली अगर मेरा लेयर स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटाफाइड। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन सा आएगा, थोड़ा आप जाओ उस चार्ट में और इस चार्ट में देखो तो लेयर कहाँ कहाँ पे आपको देखने मिलेगा। सर लेयर एक तो मेरा फॉइलेटेड में था, तो बिल्कुल सही, फॉइलेटेड में आप देखो यहाँ पे लेयर था। और सर लेयर क्या था, मेरा पूरा का पूरा सेडिमेंट्री जो रॉक है ना सर, यहाँ भी मुझे लेयर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में आपको लेयर देखने को मिलता है। देखो पहला मैंने बताया था लेयर और लेयर है, इन दोनों में आपको लेयर दिखेगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, तो हम लोग क्या देखें, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा एक सेकेंड, तो देखो यहाँ लिखे ना ऑल सेडिमेंट्री रॉक, सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक में मुझे देखने को मिलेगा। एक सेकंड दूसरा हाईलाइट में ले लेता हूँ येलो कलर का। तो ऑल टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में आपको देखने को मिलेगा एंड फॉइलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक में भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मेटा फॉइलेटेड मतलब भी होता था मेरा रॉक, मतलब सॉरी लेयर। फॉइलेटेड मीन्स क्या होता था, आपका लेयर होता था। अब इसमें एग्जांपल थोड़ा जान लो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपका सैंडस्टोन इंपॉर्टेंट था। एक सेकंड हाईलाइट अदर कलर मुझे देखना पड़ेगा ना, ठीक है। इसमें मेरा हो गया सैंडस्टोन हो गया, ठीक है। ये दिख नहीं रहा अच्छा से मुझे, तो हम लोग येलो ले लेते हैं ना। एक हो गया मेरा सैंडस्टोन, एक हो गया मेरा लाइमस्टोन, कोल। अगर बात करें हम लोग फॉइलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक में, तो आपका स्लेट और सिस्ट, ये दोनों आप थोड़ा देख लो फिर से। देखो सेडिमेंट्री मैंने कहा था ना सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन, तो यहाँ पे देखो ना सैंडस्टोन है, सेल है, कोल है। तो ये मैंने कहा था ना सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल और सेल। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को लिखवा दिया। कौन कौन सा था, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और आपका सेल भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है। मैं 2-3 एग्जांपल सभी आपको याद रखना है बाय द वे। और फॉइलेटेड में आपका कौन कौन सा होता है, देखो फिर से चार्ट यहीं से सब आएगा। फॉइलेटेड में आपका स्लेट था, सिस्ट था और जेनेसिस था। तो 2 एग्जाम्पल लिया मैंने इंपॉर्टेंट, स्लेट और सिस्ट, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा दिया स्लेट और सिस्ट। चलो ये चीज हो गया। अब बात करते हैं हम लोग भाई अनस्ट्रेटाफाइड रॉक। तो यहाँ से आप समझिए सर स्ट्रेटाफाइड मतलब लेयर बोले थे, इसमें लेयर नहीं पाएगा, खत्म खेल। इसमें टोटल का टोटल से मेरा आने वाला कौन सा, जो मेरा इग्नेशियस रॉक है, सभी आने वाला है। क्योंकि उसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता, क्योंकि वो मैग्मा और लावा से बनता है, तो वहाँ बिल्कुल। एंड साथ ही साथ नॉन फॉइलेटेड वाला, देखो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ आपको चार्ट, इस चार्ट में फिर से ध्यान दो आप।
मैंने क्या कहा था आप लोग से, कहाँ नहीं देखने को मिलता, देखो लेयर यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा, तो इस वाले में पूरा का पूरा इग्निशियस रॉक में, सिट यहाँ तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, आपको इग्निशियस रॉक देखो यहाँ पे लेयर नहीं था ना, तो यहाँ आपको लेयर नहीं और एगो लेयर यहाँ नहीं, यानी कि इस वाले में, तो इन दोनों जगह में आपको लेयर नहीं देखने को मिलता है। इस दोनों जगह पे क्या हो जाता है, लेयर आपको नहीं देखने को मिलता है। नॉन फोइलेटेड में जो कि मेटामॉर्फिक टाइप का है, और इग्निशियस कंप्लीट, ठीक है। तो बस उसी चीज को यहाँ पे मैं लिखवा दिया हूँ, ऑल इग्निशियस टाइप का रॉक एंड आपका मेटामॉर्फिक। तो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो जाएगा मेरा, और बेसाल्ट हो जाएगा, और इसमें मेरा मार्बल आ जाएगा। देखो यहाँ पे मार्बल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मार्बल किस में आता है, नॉन फॉइलेटेड में आता है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको मार्बल पूछ देगा, मार्बल बोल सकता है, हो सकता है कोयला पूछ दे, कोल पूछ दे, ये इंपॉर्टेंट है, बेसाल्ट पूछ दे, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट पूछ दे, ये इंपॉर्टेंट है, आपका सैंड स्टोन पूछ दे, ये इंपॉर्टेंट है, सेल पूछ दे, लाइम स्टोन पूछ दे, डोलो स्टोन पूछ दे, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मार्बल जो होता है वो मेरा लेयर उसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन मेरा बेसाल्ट में लेयर पाया जाता है, या फिर बोल सकते हो कोल में पाया जाता है, क्योंकि ये सभी मेरा सेडिमेंट्री होता है, ठीक है। चलिए, ये एक ही कलर से हो गया, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा अलग कलर कर देने का आप लोग के लिए, तो कि थोड़ा सा बेटर आपको विजिबिलिटी दिखाई देगा। इसको मैं इस कलर से दे देता हूँ, हाँ इट्स गुड, ये भी मैं कर देता हूँ, एंड इसको भी, एंड इसको भी। चलिए अब सही है। तो हम लोग समझ गए फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक मेरा क्लासिफिकेशन था कौन सा, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। चलो भाई वो लास्ट हम लोग देख लेते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, क्या है मेरा साइंटिफिक और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। इस बेसिस पे हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। सीमेंट जब हम लोग बनाए थे उसमें कौन कौन सा हम लोग यूज़ करते थे, तो सर आपने बताया था आर्जिलेसियस कंपाउंड मिलाते थे, तो वो आपका यही से आ जाता था, एंड आपका कैल्सिरेसियस कंपाउंड, बट वो सीमेंट था, इसी कंपाउंड से बनाया जाता था, लेकिन यहाँ में हम लोग पत्थर का बात कर रहे हैं, रॉक का बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिलिशियस रॉक के बारे में। देखो सिलिशियस रॉक क्या आता है ना, किसके बना रहता है, CO2 मिनरल इसमें रहता है, बस देखो इसमें एकदम एक पॉइंट ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, जो जो मैं बताऊंगा वही चीज़। इसमें मेरा सिलिकम मिनरल रहता है, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इसमें भर भर के रहता है अमाउंट। मतलब अगर मैं बात करूँ ना कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे अगर बात करेंगे कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन में मैक्सिमम क्या रहता है, आयरन रहता है। सेम इसी तरह सिलिशियस रॉक में आपको अधिकतर क्या देखने को मिलेगा, अधिकतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। और ये मेरा काफ़ी ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा टाइम तक चलता है, ड्यूरेबल समझ रहे हो ना, ज़्यादा दिन तक चलने वाला। जैसे आप कोई बाइक खरीदो भाई, 1 साल में खराब हो गया, कोई 10 साल तक चला रहा है, फिर कोई आईफोन वगैरह मान लो एप्पल का, वो क्यों अच्छा बना है, ड्यूरेबल है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो ड्यूरेबल स्टोन है, मतलब हम लोग अच्छा से अच्छा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एग्जाम्पल की ओर जाऊँ तो यहाँ आपको दिखाई देगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इज टाइप ऑफ सिलिशियस रॉक। क्वार्जिट भी आपको नजर आएगा, ये भी उसी तरह का रॉक है। एंड बात करेंगे सैंडस्टोन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा सकता है बच्चा, और यहाँ पे बोल सकता है कि सर एक चीज मुझे बताइए, जो मेरा ग्रेनाइट है तो सर वो तो मेरा इग्निशियस रॉक है, वो मेरा क्या इग्निशियस रॉक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा सर क्वार्जिट, तो ये तो सर मेरा मेटामॉर्फिक रॉक है। अगर सर हम बात करूंगा सैंडस्टोन, तो सर ये तो मेरा सेडिमेंट्री रॉक है। इट मींस मेरा सिलिशियस रॉक में सभी तरह का आ जाता है मेरा क्या, जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन हम लोग देखे थे, मतलब इग्निशियस रॉक भी आएगा, मेटामॉर्फिक भी आएगा, और सेडिमेंट्री भी आएगा। लेकिन इससे पहले जो हम लोग देखे थे किसमें, स्ट्रेटाफाइड में, इसमें मेरा ऑल सेडिमेंट्री रॉक और फॉइलेटेड वाला आया था, क्योंकि लेयर जिसमें रहेगा। लेकिन यहाँ पे लेयर वेयर का कोई झमेला नहीं है, इसमें वो चीज जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड तीनों में पाया जाता है, मेटामॉर्फिक में भी, इग्निशियस में भी, और सेडिमेंट्री रॉक में भी। कौन कौन सा था, ग्रेनाइट, क्वार्जिट और आपका सैंडस्टोन, ठीक है। इस चीज का आप लोग को ध्यान में रखना है ना, क्वार्जाइट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। क्लियर हुआ कि नहीं। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे आगे कि अगर बात करें आर्जिलेसियस रॉक क्या होता है, इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें आपको पाया जाता है एल्यूमिनियम, फिर बोल सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ये मेरा पाया जाता है, और ये मेरा ड्रेस ड्यूरेबल होता है, उतना ज़्यादा दिन नहीं चलता है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है सर, तो इसका एग्जाम्पल आप देख लो, आपका स्लेट है और आपका लेटराइट है, और लास्ट ही मिला जाता है कैल्सिरेसियस कंपाउंड। कैल्सिरेसियस कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या क्या होगा सर, इसमें क्या मेरा अधिकतर होता है, इसमें कॉन्टेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3, ठीक है ये। और इसमें कुछ कुछ मेरा क्ले भी रहता है, और कुछ मेरा सिलिका भी रहता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल इसका होगा मार्बल स्टोन और लाइम स्टोन। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिरेसियस स्टोन, कैल्सिरेसियस स्टोन। इसीलिए देखो हम लोग याद करो सीमेंट बनाते थे, उसमें लाइम स्टोन यूज करते थे ना, यही हम लोग इसी को तो सीमेंट के लिए यूज करते थे ना, एज ए सीमेंट कंपाउंड जो हम लोग यूज करते थे,
क्या यूज़ करते थे? हम लोग इसी को यूज़ करते थे सीमेंट बनाने में। सीमेंट आपका बोल क्या सकता है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो समझो एक कैल्सियस, और हम लोग आपका स्लेट भी यूज करते थे किसके तौर पे, सीमेंट के तौर पे। तो आप देख रहे हो यही मेरा था आपका रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट, आर्जिलेसियस और आपका कैल्सियस 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता था। तो ये आपका बेसिकली रॉक का ही पार्ट था। समझ रहे हो ना मेरी बात? और ये आप एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे कोई नहीं आता कि किसमें सर सेडिमेंट्री होगा, मेटामॉर्फिक, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता कंटेंट पे किस पे डिवाइड किया है। तो याद रखना आर्जिलेसियस मतलब Al2O3 रहेगा इसमें, ठीक है। अगर बात करेंगे सिलिसियस में तो इसमें SiO2 रहने वाला है, सिलिकॉन ऑक्साइड रहने वाला है। एंड अगर बात करेंगे कैल्सियस में तो इसमें CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका रहने वाला है, एक्सेस अमाउंट में या फिर ज़्यादा अमाउंट में रहता है। अदर भी रह सकता है बट इसमें मैक्सिमम रहता है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक। ये मेरा क्या, दिस इज योर पैरामीटर फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन। जिस तरह हम लोग सीमेंट का देखे थे, अच्छा सीमेंट का फिजिकल टेस्ट किए थे, फील्ड टेस्ट किए थे, और उसके अलावा हम लोग बात किए थे केमिकल टेस्ट के बारे में भी, उसी तरह लैब टेस्ट भी देखे थे। तो इसी का हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कौन मेरा जो है पत्थर का बात करें, कौन सा पत्थर मेरा अच्छा, कौन सा पत्थर मेरा खराब है। तो हम लोग सबसे पहले टेक्सचर देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? टेक्सचर। टेक्सचर मतलब किस तरह वो दिखाई देता है ना। टेक्सचर मीन्स क्या हो जाता है, दिखाया आपका कैसा देता है, राइट। प्रॉपर्टी का बात करें भाई, स्टोन को भी अच्छा चुनना पड़ेगा ना, तो सिलेक्शन करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। हम लोग टेक्सचर देखते हैं, रिलायबिलिटी देखते हैं, टफनेस इंडेक्स देखते हैं। बात करते हैं वन बाय वन करके क्या क्या होता है ये सभी। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, एक सेकंड, थोड़ा मैं यहाँ पे हाईलाइटर अलग कर लेता हूं। टेक्सचर है, रिलायबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, है ना, कौन सा देख लेंगे, देख लो यहाँ पे रिलायबिलिटी चेक करेंगे, टफनेस इंडेक्स हम लोग चेक करने वाले हैं। क्या करेंगे? टफनेस इंडेक्स चेक करेंगे। और क्या चेक करने वाले हैं? क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होगा किसका, इस पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिपेंड करता है, एट्रेशन टेस्ट में डिपेंड करता है। ये हम लोग वियर टीयर एंड वियर, मतलब होता है ना कपड़ा आप खरीद के लाओ, कपड़ा में टीयर एंड वियर देखने को मिलता है, मतलब उसका क्वालिटी डिक्रीज करने लगता है। उसी को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग करते हैं एट्रेशन टेस्ट। और वाटर एब्जॉर्प्शन, कौन सा स्टोन कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो वन बाय वन करके हम लोग देखते जाते हैं फटाफट, छोटा टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा तुरंत ही। अगर मैं बात करूं टेक्सचर का, तो शुड बी फ्री फ्रॉम द केविटीज, क्रैक्स, पेच, मतलब शुड बी फ्री फ्रॉम, केविटी से फ्री होना चाहिए, केविटी नहीं होना चाहिए, है ना, क्रैक्स नहीं आना चाहिए उस पत्थर में, पेचेस नहीं आना चाहिए, धब्बा वगैरह नहीं होना चाहिए, लूज मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हार्ड मटेरियल होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होना चाहिए, केविटी वगैरह नहीं होना चाहिए पत्थर में। ये मेरा क्या होगा, अगर मेरा इस तरह का चीज़ है तो मेरा अच्छा टेक्सचर का है। पहले तो टेक्सचर देखिए। रिलायबिलिटी का बात करते हैं, रिलायबल कितना, कौन ज़्यादा रिलायबल है, अच्छा है। इसको कैसे पता करते हैं? रेजिस्टेंस टू फायर, ये नहीं कि भाई थोड़ा सा आग दी और वो मेरा जल के राख हो गया, पत्थर तो होता नहीं है। तो मेरा रेजिस्टेंस टू फायर होना चाहिए, यानी कि जब हम लोग फायर में इसको एक्सपोज कर देंगे तो स्टोन शुड बी रिलायबल एज अ गुड क्वालिटी, मतलब उसके बावजूद भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इसके प्रॉपर्टी में। टफनेस इंडेक्स क्या होता है? इसका टफनेस अगर 13 से कम रहता है ना, 13 से कम रहता है तो इसको हम लोग नॉट फिट फॉर यूज करते हैं, मतलब इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, और इसके लिए हम लोग करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। टफनेस मान लो 13 से कम है टफनेस इंडेक्स, तो उसको हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, उस तरह का पत्थर को यूज ही नहीं करते हैं। अगर मेरा 13 से ज़्यादा है लेकिन 19 से कम है तो मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक यूज चलो कर लेंगे, किसी तरह से कर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। हाई जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ब्रिज वगैरह में, डैम वगैरह नहीं करेंगे। किसको करेंगे तब हम लोग करते हैं जिसका आपका टफनेस इंडेक्स आपका कितना रहता है, 19 से ज़्यादा रहता है, मोर देन 19 अगर इंडेक्स रहेगा टफनेस इंडेक्स, तब वो स्टोन कहलाता है मेरा हाईली टफ, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रेड का पत्थर कहलाएगा, जिसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे, कैन बी यूज इन ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे यहाँ पे इसको, है ना। 13 याद रखना, 19 और 13 के बीच में, और 19 से मेरा ज़्यादा, ग्रेटर देन, और ये लेस देन, और एक आपका ग्रेटर देन है, और ये आपका लेस देन है। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करते हैं इस बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ, भाई देखो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होता है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बाय द वे मैं पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टोन का कितना बोलेगा, तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा आप देखिएगा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम तो होना ही चाहिए, होना नहीं चाहिए सॉरी, इससे ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम मेरा 100 तो चाहिए ही चाहिए। आप समझ रहे हो ना, मान लो कोई रेस्टोरेंट जा रहे हो, वहाँ पे कोई डिश मिलता है, मतलब भाई 100 रुपया से कम तो डिश मिलता ही नहीं, कम से कम तो 100 चाहिए,
उससे ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन कम तो उससे होगा ही नहीं, तो 1 डिग्री पता चलेगा वहाँ पे पानी ही मुझे नहीं मिला। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम मुझे 100 न्यूटन पर mm से चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। यूनिट का प्रेशर होता है एक तरह से स्ट्रेंथ, तो फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात करेंगे हम लोग। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ऊपर में लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका हम लोग स्टडी करते हैं, और नीचे में लेते हैं स्टैंडर्ड लेते हैं, जैसे कुछ नहीं बोला जाए तो वाटर का लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता, क्योंकि दोनों में हम लोग लेते हैं उसी चीज़ को। तो ये कितना होना चाहिए, मस्ट हैव ग्रेटर देन 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन। और बात करेंगे एट्रेशन टेस्ट, जैसे मैंने कहा वियर टेस्ट करने के लिए, है ना। जैसे वियर टीयर क्या होता है, वियर एंड टीयर बोलते हैं, चीर एंड फाड़, किसको चीड़ फट जाता है तो उसको टेस्ट करने, एट्रेशन टेस्ट करते हैं स्टोन का। अगर मेरा वियर 3% से ज़्यादा है तो स्टोन इज नॉट एक्सेप्टेबल, उसको हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो मेरा नॉन एक्सेप्टेबल होता है। बट अगर मेरा वियर जो वो 3% से कम है तो मेरा गुड। देखो यहाँ पे लड़का कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पे आपने कहा कि 3% से ज़्यादा आता तो अच्छा कराएगा, थोड़ा सा दिमाग से सोचना। वियर 3% से ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा वियर टीयर हो रहा है, चीड़ फट जल्दी जल जा रहा है, जल्दी कम ही लोड में, तो क्या वो अच्छा कराएगा, नहीं। अगर मेरा कम अगर हो रहा है, मतलब मान लो इसमें अब 3% से भी कम टीयर वियर हो रहा, मतलब अच्छा है ना। इज इक्वल टू लेस देन अगर होगा वियर 3% से लेस, तो उसको हम लोग गुड बिल्डिंग मटेरियल स्टोन कहेंगे। और लास्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का अगर मैं बात करूंगा तो ये 10% ऑफ, एक सेकंड, ये जो होता चाहिए मेरा 10% ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द वेट आफ्टर 24 आवर शुड नॉट एक्सीड 0.6। अब इसका क्या मतलब है, पहली बात तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखना आप लोग को, 24 आवर ध्यान रखना। वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट करने के लिए 24 आवर लेते हैं, ये टाइम आपको पूछाएगा कितना घंटा हम लोग लेते हैं ना। अब बात करते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। देखो क्या है कि आप लोग एक वेट, यहाँ पे एक मेरा वाटर ये है स्टोन है, जिसका वेट कितना दिया गया है, वेट दिया गया आपका, वेट ऑफ स्टोन में पूरा लिख देता हूँ। वेट ऑफ स्टोन मेरा W1 है ना। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, पानी लिए, ये मेरा पानी है, वाटर है, क्या है मेरा वाटर है, एक सेकंड, ये मेरा, एक सेकंड, चलिए यहीं में लिख देता हूँ, वाटर है। और वाटर को W1 स्टोन को यहाँ पे हम लोग अंडर डाल दिए, जो मेरा पत्थर था जिसका वेट मेरा W1 था उसको इसके अंदर डाल दिए, और इसको डाल के हम लोग 24 आवर रखें। कितना रखें हम लोग, 24 आवर इसको रखें। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, इसका वेट चेंज हो जाता है, और मान लो इसका वेट जो है चेंज होकर मेरा W2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, मेरा वेट चेंज हो गया, वेट जो हो गया वो चेंज हो गया, वेट मेरा चेंज हो गया। तो वेट चेंज होने के बाद हम लोग देखते हैं कितना वेट मेरा लूज किया या गेन किया, और डिवाइड बाय ओरिजिनल हम लोग वेट लेते हैं, डिवाइड इनटू कर देते हैं 100 से, और वो मेरा जो है वो मेरा शुड नॉट बी मोर देन 60%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जगह नहीं, मुझे एक जगह मुझे चाहिए होगा, तो लेट मी कॉपी दिस पेज एंड 1 सेकेंड पेस्ट दिस पेज, एंड यहाँ पे मैं एक पेज को बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करा देता हूँ, एक काम करते हैं ना, ये पूरा चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से, है ना। ये जगह काफ़ी कम है, इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 0.60 को अगर इंटू करेंगे 100 से तो 60% होता है, तो 60% से मेरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर पानी लेने लगेगा ना तो अच्छा नहीं कहलाएगा उसके वेट से। देखो इसको मैं अगर आम भाषा में समझाऊँ ना, कोई 1 kg का पत्थर है, 1 kg का है ना, तो 1 kg में अगर मान लो 60% ज़्यादा ही पानी ले लिया, उसके वेट से भी ज़्यादा पानी ले लिया, तो क्या अच्छा पत्थर बनाएगा, वो तो पूरा पूरा पानी ही ले लिया, उतना भी पानी नहीं लेना चाहिए, 60% से कम पानी अब्जॉर्ब करना चाहिए। बस ये सिंपल सा कहना है मेरा, है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि मान लो वेट ऑफ स्टोन, पहले ये मेरा वेट है, वेट ऑफ स्टोन कितना है, W1 है, ठीक है। देन क्या किए भाई, नेक्स्ट स्टेज में हम लोग, सर नेक्स्ट स्टेज में हम लोग एक पानी का बीकर लिए, इस तरह लिए हम लोग, इस तरह का मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। ये पानी का बीकर लिए, एंड इसमें सर हम लोग डाल दिए जो पत्थर है ना, W1 को यहाँ पे डाल दिए। दिस इज वाटर, ये मेरा वाटर है, ये H2O है, पानी है। थोड़ा कलरफुल बनाते हैं क्या, मस्त एकदम लगेगा, मस्त बोले तो मस्त। तो ये हो गया क्या, मेरा पानी सर है। तो हम लोग W1 वेट को डाल दिए, और डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से सर इसको चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, वेट को चेक करेंगे, वेट,
और जो टाइम है 24 आवर है। 24 आवर के बाद हम लोग करेंगे तो वेट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा मेरा W2 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो चेंज हुआ उसको हम लोग ऊपर में लेंगे, उसको हम लोग क्या लेंगे, ऊपर में लेंगे, यानी कि W2 माइनस W1 डिवाइड बाई ओरिजिनल वेट इंटू कर देंगे 100 से इंटू, और ये मेरा जो है वो 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए, इजी समझाने के लिए, कि वेट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर है ना टू ओरिजिनल वाटर शुड नॉट ग्रेटर देन या मोर देन, आप जो लिखो, शुड नॉट मोर देन, इससे ग्रेटर देन सही रहता बट आपको समझने से मतलब है ना, 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है ये मेरा क्या है, दिस इज योर वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, ये मेरा वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करके इतना लाया, और ये मेरा क्या था, दिस इज योर ओरिजिनल वाटर। देखो यहाँ पे ओरिजिनल होगा ORIGI। चलो ये सब चीज़ में आप लोग ध्यान देना, स्पेलिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को स्पेलिंग सिखाने के लिए तो नहीं बैठा हूँ। ओरिजिनल, तो ये सभी कभी मिस्टेक हो जाएगा, तो आप लोग खुद इंजीनियर हो, इतना स्मार्ट हो, ठीक है। ओरिजिनल वाटर स्पीड लिखने वक्त ये सभी चीज़ हो जाता है। तो ये मेरा 60% से ज़्यादा ना चाहिए। और जैसे मैंने कहा एकदम आम भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो को भाई जो भी उसका वजन रहेगा, एक पत्थर का जो अपना वजन रहेगा, उस वजन का 60% से ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व नहीं करना चाहिए। सिंपल मैंने क्या कहा, जितना इसका वेट है, मान लो 1 kg का कोई पत्थर है और 70 kg इसमें पानी ले लिया, 70 kg क्या ले लिया, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर एब्जॉर्ब 70 kg वाटर ऑब्जर्व कर लिया, तो ये अच्छा पत्थर नहीं है, इट्स नॉट अ गुड बिल्डिंग स्टोन, नॉट अ गुड स्टोन, सिंपल में लिखा, ये अच्छा स्टोन नहीं है। 70 kg पानी नहीं लेने से 60% से कम लेना चाहिए उसका वेट का, बस ये मेरा कहना था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं किसको, आपके स्टोन को, है ना, पैरामीटर एक अच्छा होने के लिए। चलिए तो अभी हम लोग क्वेश्चन फटाफट अब लगाते हैं, क्योंकि आज ही हम लोग को क्या करना है, खत्म करना है, आज ही हम लोग को बिल्डिंग मटेरियल खत्म करना। तो चलिए अब क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन लास्टली लगा लेते हैं, देन क्लास हम लोग का हो जाएगा खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन हाउ मच, एक सेकंड, ये आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए स्टोन, हाईलाइट नहीं ले रहा। चलिए, फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन हाउ मच इज दी, ओके, हाउ मच इज दी, इसको मैं पूरा डिलीट करता हूँ, हाउ मच इज दी। एक तो आईपैड वाला में इतना पैसा लेता है ना, 1.5 लाख तक का आईपैड ले लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का चीज़ लेगिंग होता है ना, तो इट्स सो पैथेटिक। देखो ये वर्क ही नहीं कर रहा, खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा हम लोग के पास टाइम तो है नहीं, है ना। बताया गया फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन हाउ मच इज दी रिक्वायर्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ, कितना होना चाहिए, 100, है ना, यानी कि कम से कम तो 100 होना ही चाहिए, तो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। मैंने कहा था ना मिनिमम होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या जगह मेरे बी नंबर, ये भी ले लेगा, हाँ चलो ले लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड फायर रेजिस्टेंस स्टोन, फायर रेजिस्टेंस स्टोन कौन सा होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्ले, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन। देखो ये तो चीज़ आप कभी घर में मान लो आप लोग पिकनिक बना रहे हो, तो हम लोग करते थे, सीनियर जब जाते थे तो पिकनिक बना जाते तो चारों तरफ क्या करता था, उस फर्नेस के ऊपर, उस जो हम लोग बनाते थे फर्नेस, ओवन बनाते थे, चारों तरफ मिट्टी लेप देते थे, क्योंकि वो क्या करता है, जो आपका फायर उसको रेजिस्ट करता है, बाहर निकलने नहीं देता है, वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। इसलिए आप देखिएगा भट्ठी, आप कभी अगर गए हैं ईंटा बनाने वाला, वहाँ भी क्या जाता है, पोत दिया जाता है, लेप दिया जाता है मिट्टी को। और बहुत सारा चीज़ में, जहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, वहाँ भी तंदूरी चिकन खाए होंगे आप, अगर होटल गए होंगे वहाँ भी आप देखिएगा, जहाँ पे बनाया जाता है ना, चारों तरफ मिट्टी से लेप दिया जाता है उस फर्नेस को। क्यों, वाटर में बार बार बोल रहा हूँ, वो हीट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, बाहर निकलने नहीं देता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये आप कॉमन सेंस से इसको आंसर कर सकते हो कि द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी योर क्ले, मिट्टी हम लोग यूज करते हैं अगर मेरा अच्छा गुड फायर रेजिस्टेंस है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज द रिक्वायर्ड
पढ़िए क्वेश्चन। यहाँ क्या कहा गया, व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए अगर मेरा अच्छा एक स्टोन कहलाएगा तो बिल्डिंग स्टोन, बताइए। अभी जस्ट मैंने कहा था ना ग्रेटर देन 2.7। आप लोग फटाफट लगा रहे हो कि नहीं? ठीक है, जो जो बच्चा लगा रहा है वो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए अच्छा, एक चीज पिछला क्वेश्चन थोड़ा आते हैं, ग्रेनाइट में क्यों नहीं करते? क्योंकि ग्रेनाइट में और क्वार्ट्ज में अगर हम लोग हीट देते हैं ना, हीट इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है ना। और अगर मैं बात करूँ लाइम स्टोन में हीट देंगे तो क्रम्बल होने लगता है। क्रम्बल मीन्स क्या हो जाता है कि ये सूख के टूटने लगता है, तो ये क्रम्बल इसमें देखने को मिलता है। जब इसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होने लगेगा जी, क्रम्बल। चलिए हो गया, इसीलिए सब में नहीं देते, हम लोग क्ले में प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, यस देखो ये क्वेश्चन जस्ट मैंने बताया था ना आपको, और ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो कहा गया द परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक सेकेंड, द परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द वेट ऑफ अ गुड स्टोन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स शुड नॉट एक्सीड 0.6। ये 0.6 यहाँ पे होगा, 0.60 होता है, उसको इंटू कर देंगे तो 60%। मैंने कहा था ना, एक सेकंड, 0.60 यहाँ पे होगा 60%। तो 60% मैंने कहा था कि अगर हम लोग एक वेट, हम लोग स्टोन का वेट किए और वेट करने के बाद हम लोग उसको पानी में डाल दिए और 24 आवर के बाद उसको जब फिर से वेट चेक करते हैं तो मेरा 60% ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, वही बात किया गया है। 0.60 है ना, 0.60 इंटू हम लोग करेंगे इसको 100 के साथ अगर करेंगे और डिवाइड में हम लोग करेंगे, इंटू कर देंगे सॉरी 100 के साथ, तो ये पॉइंट हटेगा और पॉइंट हट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा और ये 100 और ये 100 कट जाएगा तो बचेगा मेरा क्या, 60%। तो 60% से मेरा जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। ये चीज़ समझ है ना, क्या मैंने लिखा, ये मैंने कहा 0.60 था इंटू किया 100 से, है ना, तो ये पॉइंट हटा, ये नीचे 100 आया और ये जो कट गया था 60%। कितना हो गया मेरा, 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सीड। तो कितना हम लोग रखते हैं, तो आप बोलोगे सर हम लोग रखते हैं 24 आवर के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, डी नंबर। ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो गया 24 आवर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। द टफनेस इंडेक्स ऑफ द गुड स्टोन शुड बी मोर देन, अगर मैं अच्छा स्टोन का बात करूं तो अच्छा स्टोन का कितना होता है बताइए, टफनेस इंडेक्स जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे, क्या 17 होता है, 18 होता है, 13 होता है, 19 होता है। क्यों ये करते हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो 19 से अगर ज़्यादा होता तो वो अच्छा माना जाता है, मैंने कहा था ना 19 से ज़्यादा होगा तो अच्छा माना जाता है। 13 और से 19 के बीच में एक रहता है मिडिल वाला, इजंट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द परसेंटेज ऑफ वियर 3% अगर है तो ये इंडिकेट कर रहा है एक गुड स्टोन। क्या ये गुड स्टोन को इंडिकेट कर रहा है, नहीं बाबू, गुड स्टोन को इंडिकेट नहीं करता है। इसलिए जो आपका करेक्ट नहीं होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो बता दे रहा हूँ। अगर मेरा वियर परसेंटेज ऑफ वियर, क्या मैंने ये बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, मुझे लग रहा है मैंने मिस कर दिया, कि हाँ है, देखो ना, अगर वियर मेरा 3% से ज़्यादा है तो ये मेरा अच्छा नहीं कहलाएगा, और मेरा इक्वल टू 3 है तो मेरा गोल्ड मेटेरियल स्टोन कहलाएगा, फिर इससे कम है तो, है ना। और एक चीज़ याद रखना ना, यहाँ पे जो मेरा इज इक्वल टू वाला होता है ना, ये इज इक्वल टू हो रहा है, ये मॉडरेट वाला होता है, मतलब ठीक ठाक है, चल जाएगा, यानी कि बोल सकते हो थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हो टॉलरेबल स्टोन है। अगर इज इक्वल टू 3 रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से ही कर देता हूँ, लिख देता हूँ, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो अगर मेरा वियर का मैं बात करूँगा, अगर मैं वियर बात करूंगा इज इक्वल टू 3% है तो मेरा टॉलरेबल है। टॉलरेबल मतलब मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, झेल नहीं सकता हूँ, तो टॉलरेट मतलब झेल सकते हैं, मतलब यूज में लाया जा सकता है, तो टॉलरेट हम लोग कर सकते हैं, टॉलरेबल। टॉलरेबल स्टोन, टॉलरेबल स्टोन ये मेरा होता है, नीचे में लिख देता हूँ ना, टॉलरेबल स्टोन, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग लौट जाते हैं। तो ये कहा गया था यहाँ पे, ये बोल रहा है ना कि बताइए अगर मेरा परसेंटेज ऑफ, है ना, अगर मेरा परसेंटेज ऑफ वियर इज 3% तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है गुड स्टोन, बिल्कुल नहीं, इंडिकेट नहीं करता है। वियर 3% रहेगा तो टॉलरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, 3% से ज़्यादा होगा तब अच्छा माना जाएगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा वहाँ पे बता दी इस चीज़ के बारे में, तो ये फॉल्स हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टोन आर ऑब्टेन फ्रॉम दी रॉक दैट आर मेड ऑफ, बोला कि स्टोन जो होता है ना सर हम लोग रॉक से बनाते हैं, तो आपसे बोला कि किस रॉक से। जो रॉक्स होता है वो क्या मेरा और होता है, मिनरल होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, क्रिस्टल होता है, बताइए।
स्टोन को ऑब्टेन हम लोग करते हैं पत्थर से, तो वो किसका बना रहता है, पत्थर मेरा किसका बना रहता है, तो ये बना रहता है मेरा मिनरल्स का। जितने भी रॉक है मेटामॉर्फिक ये सभी मेरा मिनरल्स है। मैंने कहा था ना, जैसे चलो मैं थोड़ा याद ही करा देता हूँ यहीं पे, थोड़ा देखिए तो यहाँ पे क्या, अगर मैंने जब स्टोन का सोर्स मैंने बताया था पत्थर कहाँ से आते हैं, तो मैंने बताया था मोनो मिनरल था, एक पोली मिनरल था। जब मेरा ऐसे रॉक जिसमें मेरा एक ही मिनरल से बना हुआ, तो बेसिकली क्या था, यहाँ देखो मिनरल है ना, यहाँ पे मिनरल है, तो यहाँ पे वही चीज़ तो है ना, यहाँ पे मिनरल ही तो बात किया गया, मिनरल है मेरा, तो मिनरल से मेरा बना रहता है। चलिए कौन सा था क्वेश्चन हम लोग का, मिनरल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन कौन सा आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं। नॉट अ बोला गया, ध्यान देना, नॉट अ क्लासिफिकेशन। फिजिकल करते हैं, आपका क्या है ये, मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाँ करते हैं, कुछ बेसिक किया जाता है, केमिकल भी किया जाता है। प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल नहीं करते, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रैक्टिकली कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। मिनरोलॉजिकल मतलब क्या होता है, देखो जो स्टार्टिंग मैंने कहा ना, सोर्स ऑफ स्टोन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, आपका पॉली और आपका मोनो, तो क्या हो गया, मिनरल के बेसिस पे ही तो किए ना, तो कर सकते हैं, तो वो इसीलिए मैंने उसको नहीं मारा। द मोल्टन हॉट मोल्टन मेटेरियल अक्रिंग नेचुरली बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। देखो नीचे में, तो भाई नीचे में अगर बात करेंगे इस तरह का था, और ये मेरा यहाँ से मैग्मा निकला बाहर आ गया, तो अंदर में क्या था, मेरा मैग्मा था, और बाहर में आके लावा हो जाता था, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर मेरा मैग्मा होगा। अंदर बोला गया है ना, एक सेकंड, अकरिंग नेचुरली बिलो द सरफेस, यस, यहाँ पे देखो बिलो द सरफेस कहा गया, तो बिलो द सरफेस मतलब क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल दिस ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी योर मैग्मा, मैग्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट वाट डेप्थ एंड रेट इज, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा था ना ये पूछा जाएगा आपको, हाइपोबेसाल। तो हाइपोबेसाल जो रॉक होता है ये मेरा फॉर्म होता है, बोला किस डेप्थ में, कितना डेप्थ में। अब बात करेंगे हाइपोबेसाल रॉक किस में होता है, मैंने कहा था ये मेरा इंट्रूसिव रॉक होता है, मतलब अंदर में होता है, जो स्लो कूल होता है। लेकिन उस स्लो कूल में भी मैंने कहा था जो लेयर बाय लेयर होता है ना, ऊपर से नीचे तक, अगर जैसे से ऊपर जाता वो मेरा रैपिड कूलिंग होता जाता, तो ये रैपिड कूलिंग सबसे टॉप में, सरफेस से निकलने से पहले ये ठंडा होता है, दैट इज वाई ये मेरा रैपिड कूलिंग होता है। तो ये मेरा होगा क्या, रैपिड कूलिंग होता है। लेकिन कौन सा होता है, मेरा मैग्मा होता है एट द अर्थ। आप थोड़ा सा फिर से मैं थोड़ा करा देता हूँ रिविजन। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा था ना हाइपोबेसाल, तो ये जो मेरा हाइपोबेसाल है ये रैपिड कूलिंग मेरा होता है, जो कि मैग्मा टाइप की होता है। जबकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लावा तो रैपिड कूलिंग होता है क्योंकि बाहर आ जाता है, एयर के कांटेक्ट में होता है, रैपिड कूलिंग होता है, ग्रेन साइज छोटा होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पे ये मेरा कैसा होता है, ये मेरा मैग्मा टाइप का ही होता है रॉक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। आगे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक चेंज। मेटामॉर्फिक चेंज इसमें कौन सा नहीं है। मेटामॉर्फिक चेंज कैसे बनाया जाता है सर, लाइमस्टोन या फिर सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग हीट टेम्परेचर देकर उसको मेटामॉर्फिक रॉक बनाते थे। तो देखते हैं वन बाय वन करके। अगर मैं बात करता हूँ लाइमस्टोन से मार्बल, मैंने बता चुका हूँ होता है, ग्रेनाइट से जिनेसियस होता है, सेल से लेकर स्लेट होता है। लेकिन यहाँ जो बोला गया कैल्साइट से सिस्ट, ये नहीं होता है। काहे सर, क्यों नहीं होता, तो यहाँ पे एक सेकंड, ये सभी तो नहीं होगा ना, जो होगा उसी को मैं दिखाना पड़ेगा, यानी करेक्ट आंसर ये, क्योंकि नहीं होगा, नो बोला गया ना, नॉट। ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए ना, क्योंकि आपका जो सिस्ट है तो है ना, अगर मैं सिस्ट का बात करूँ, हाँ बस हम लोग का कंप्लीट होने वाला है, डोंट वरी। ये मेरा मड स्टोन से बना रहा था, किससे बना था, मड स्टोन से बना रहा था, तो इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। मड स्टोन मतलब सेल को बोलते हैं, सेल को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बाकी सभी तो यहाँ पे नजर आ ही रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे देखो आपका सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन रहा है, ये भी आपका लाइमस्टोन सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन रहा है, तो और ये भी आपका सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पे सभी जो है सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज हार्ड एंड ड्यूरेबल। नॉट कहा गया, फिर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड रॉक, हार्ड एंड ड्यूरेबल कहा गया। हाँ चलिए बताइए कौन हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है। आर्जिलेसियस, आपका सिलिरेसियस, एक सेकंड यहाँ पे, हाँ सिलिसियस है, ठीक है, सिलिकेसियस इसको कहते हैं हम लोग, है ना। एंड आपको कहा गया है कैल्सिरेसियस और आपका कार्बोनलेसियस रॉक। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे हार्ड अगर कहा गया, ड्यूरेबल कहा गया है, तो ये आपका हो जाएगा सिलिकेसियस रॉक। क्यों, क्योंकि देखो सिलिकेसियस मतलब सिलिका के बना रहता है, तो इसमें डोमिनेंट सिलिका रहता है, और इसी सिलिका के चलते ये काफ़ी हार्ड होता है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना अगर मैं नहीं बताऊँ तो, ठीक है।
एक सेकंड, मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ जो मैंने कहा था। यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे इस ये काफ़ी हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है। ये मैं कि लिखा, हाँ देखो ड्यूरेबल यहाँ पे मैं कर ही दिया हूँ। देखो ये VVI है ना, ड्यूरेबल, और यहाँ पे हार्ड में कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या था, आपका हार्ड एंड ड्यूरेबल, तो ये हार्ड भी रहता है, हार्ड एंड ड्यूरेबल। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आ गया ना, तो इसी तरह का आपको क्वेश्चन पूछ सकता, कहीं से भी नहीं छूटेगा, आपको यहीं से सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का लेक्चर का। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट। तो बोला गया फोइलेटेड स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन इन केस, ये तो मैं पूरा ही ले लिया इसी कलर को। द फोइलेटेड स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ, कहाँ देखने को मिलता है सर? फोइलेटेड और नॉन फोइलेटेड तो मेरा मेटामॉर्फिक का था क्लासिफिकेशन, तो मेरा मेटामॉर्फिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन, चलो मैं थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करा देता हूँ ना। देखो सेडिमेंट्री का कौन कौन सा था, केमिकल था, क्लासिस्ट था, और आपका बायोलॉजिकल था। अगर बात करेंगे इग्नेशियस रॉक का, तो मेरा इंट्रूसिव था और एक्सट्रूसिव था, और आपका मेटामॉर्फिक का फोइलेटेड और नॉन फोइलेटेड था। ठीक है, लेयर और नॉन लेयर, और इग्नेशियस में कोई लेयर नहीं, और सेडिमेंट्री वाले में सब में लेयर। ठीक है, और मेटामॉर्फिक में एक में लेयर पाया जाता, नॉन फोइलेटेड वाला, फोइलेटेड वाले में, नॉन फोइलेटेड वाला नहीं लेयर पाया जाता था। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक तो कुछ यहाँ पे नहीं होगा, तो इसको जाने दीजिए। ये बेसिकली एक तरह से ग्रेनाइट टाइप होता है, जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लेंगे इसके बारे में भी। इसके बारे में चूंकि मैं नहीं बताया हूँ, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ, तो देखो ग्रेनाइट टाइप जो होता है मेरा प्लूटोनिक रॉक होता है। क्या हो जाता है मेरा? प्लूटोनिक रॉक होता है। तो आप देखो ग्रेनाइट किस में आता है, तो आप लोग सर ग्रेनाइट तो आप बताए थे आपका एक तरह से इग्नेशियस रॉक होता है। देखो चार्ट में दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ग्रेनाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कैसा होता है मेरा? एक्सटेंसिव होता है, यानी इग्नेशियस रॉक में आता है। तो एक तरह से मेरे क्या हो जाता है, प्लूटोनियम जो होता है उसी के अंडर आता है, उसी के अंडर आता है ना। तो मेरा प्लूटोनियम रॉक हो जाएगा। इजंट इट? समझ आया कि नहीं? अब बोलेंगे सर ये कहाँ से आता है, ये थोड़ा जान लो, ये भी थोड़ा जान लो, फिर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि अगर मेरा मैग्मा अंदर में होता था, मैग्मा, एक सेकंड, मैग्मा अंदर लावा बाहर, और यहाँ भी मान लो इस तरह करके लावा जो मेरा बाहर निकल रहा है दोनों तरफ यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ जो जाने वाला है मैग्मा अंदर में जो रहेगा, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि अलग अलग लेयर में, जैसे यहाँ पे स्लो कूल होगा, मानते हैं कि कूल यहाँ पे क्या होने वाला है, स्लो होने वाला है, और यहाँ पे फास्ट कूल होने वाला है, फास्ट कूल होने वाला है। लेकिन यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मेरा रॉक ठंडा होगा, यहाँ कुछ ठंडा होगा, यहाँ कुछ ठंडा होगा। तो सबसे जो टॉप में होता था इसी को हम लोग क्या बोलते थे? तो सर आपने कहा था जो टॉप में ठंडा, उसका मैंने आपको एग्जांपल एक बता चुका था, जो क्या मेरा क्या था, हाइपर बेसाल था, है ना, यानी कि हाइपर बेसाल, बेसाल रॉक। ये हाइपर बेसाल जो रॉक होता है ये सबसे ऊपर में होता है, इसलिए कम टाइम में रहता है, रेपिड कूलिंग होता है। लेकिन मेरा कैसा होता है, मैग्मा में रेपिड कूलिंग होता है, क्योंकि सबसे ऊपर में जाता है सरफेस की ओर, तो मेरा जल्दी मतलब कम टाइम लेता है, फास्ट कूलिंग होता है। अगर मैं बात करूंगा आपका प्लूटोनियम रॉक, तो आपका बेसिकली ये मेरा मैग्मा का ही, यानी कि इंट्रूसिव टाइप का रॉक होता है, जो कहीं आपका यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। दिस इज योर प्लूटोनिक रॉक होता है। सो इट्स अ टाइप ऑफ, देखो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे आ जाओ, चार्ट में दिखाता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे देखो ग्रेनाइट है ना, मेरा इंट्रूसिव है, अंदर में ही होता है, मतलब मैग्मा टाइप है। क्लियर हो गया? और ये मेरा लेयर बाय लेयर जाता है, इसीलिए इसका नाम अलग अलग मेरा पड़ता है। इसीलिए हम लोग ग्रेनाइट को क्या बोलते हैं, प्लूटोनियम रॉक, क्योंकि ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा यूज होता है ना, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग का यहाँ पे हो गया कंप्लीट, यहाँ पे मैं आप लोग को कंप्लीट करा दिया। बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट, कंप्लीट। और आप देख लेना यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में, मैं आपको PDF दे दूंगा। अभी मैं कुछ देर बाद ही इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो यू नो दैट आपको क्या करना है, आपको क्या करना, सिंपल, आपको करना लाइक। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मिटा के आप लोग को थोड़ा ढंग का बना देता हूँ, ये आप लोग को काम आ सकता है ना। देखो मैं सभी वो चीज़ करता हूँ ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीका से मिलेगा। आप लोग लाइक वगैरह कर नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, विच इज़ वेरी बैड हैबिट, है ना। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को करना चाहिए। और आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप लोग किया करो, शेयर करो, शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। ये कुछ इस तरह का रहेगा और ऐसे कुछ करके जाएगा, और ऐसे मेरा निकल जाएगा दोनों तरफ से, है ना। ऐसे मुझ मेरा निकल गया।
तो बाहर में मेरा हो जाता लावा, एक सेकेंड, बाहर में हो जाता है मेरा लावा, यहाँ पे हो जाता है मेरा फास्ट कूल, ठीक है। यहाँ हो जाता है मेरा मैग्मा, हो जाता है यहाँ पे स्लो कूल मेरा होता है। एंड लेकिन यहीं पे अलग अलग लेयर में अलग अलग जगह, मान लो ये सब क्या हो रहा है, पत्थर कम छोटा दिखा रहे हैं आपको, ठंडा हो रहा है, तो ऊपर में जाएगा तो ये टाइम बहुत ही कम लेने वाला, फास्ट होने वाला है। यानी कि यहाँ पे होने वाला क्या, मेरा रैपिड कूलिंग। इसी में से मैग्मा यानी इंट्रूसिव टाइप का जो स्टोन है उसमें मेरा रैपिड कूलिंग आना, जिसका मैंने एग्जाम्पल एक बताया था, जो क्या था मेरा हाइपोबेसाल था, HYPABYSSAL रॉक। तो ये तो हो गया ऊपर में, एक सेकेंड, ये फिर आपको लगेगा नीचे में है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्या एग्जांपल हो जाएगा, हाइपोबेसाल। ये होता है रैपिड कूलिंग। तो यहीं पे आपको यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा क्या, प्लूटोनिक रॉक, जो कि कैसा होता है मेरा, ये भी मेरा इंट्रूसिव होगा। कैसा होगा मेरा, इंट्रूसिव ये हो जाता है, और ये मेरा एक्सटेंसिव हो जाता है, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। जैसे मैंने कहा, आप लोग को कमेंट करना है कैसा वीडियो लगा, लाइक करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई होप सो आप लोग मदद कीजिएगा। और ये मैं यहाँ पे देखो, आप लोग को पूरा का पूरा बिल्डिंग जो जनरल इंजीनियरिंग है फ्री में मिलने वाला है। टेक्निकल पोर्शन में भी फ्री में करा दूंगा मैकेनिकल वाले को। लेकिन अगर आपको मैकेनिकल से अगर आप हो, क्योंकि मेरा कोर्स पड़ा हुआ है, तो अगर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक चीज़, आप RS खुरमी का सोल्यूशन जरूर लगा लेना, RK जैन का जरूर सोल्यूशन लगा लेना, एंड आपका SSC जे का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो मेरे पास पड़ा हुआ RK जैन का सोल्यूशन और RS खुरमी का सोल्यूशन। मिनिमम फी आप लोग के लिए खाऊँ, आप चाहे तो खरीद सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं बुक खरीद लो मार्केट से, RK जैन RS करो और वहाँ से आप सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। मैं किसके लिए, सिर्फ मैकेनिकल का बात करूँ, सिविल का मेरे पास नहीं है, इलेक्ट्रिकल का नहीं है, सिविल का मेरा पड़ा हुआ, तो चाहे तो आप इसको परचेस कर सकते हो, अगर आप सिविल मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो देन, ठीक है। एंड SSC JEE का मैं करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, या फिर आप SSC JEE का भी पेपर ले ही लेना, बेटर रहेगा, आप ले ही लेना पेपर। इन तीनों चीज़ को, और बाकी अब मैं जब प्रोवाइड करूंगा जनरल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल का, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सिविल वाले का मैं नहीं करा लूंगा, आप लोग का अगर रिस्पॉन्स रहा तो मैं टीचर पढ़ा दूंगा, बट बेटर रहेगा आप ले लो कहीं से। तो ये सभी चीज़ अगर करोगे, मैकेनिकल के लिए मैं कहा, तो मैकेनिकल से अगर हो तो बिल्डिंग में जितना भी आपका जनरल इंजीनियरिंग में करा रहा हूँ, जितना भी आपका टेक्निकल वाला पोर्सन है पेपर 2 के लिए मैकेनिकल, वो भी मैं कराऊंगा। लेकिन RS खुरमी RK जैन का अगर आप चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसका फी लगेगा, क्योंकि मैं उसको करा हूँ, मैं खुद ही उसको सोल्यूशन कराया हूँ। आप चाहे तो बुक ले सकते हो, मैंने कहा जो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मार्केट जाओ, बुक परचेज करो और आप लगाना स्टार्ट कर दो। पेपर 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांच जो है अपना RS खुरमी RK जैन शायद आप लोग का होगा, नहीं हुआ, इलेक्ट्रिकल और सिविल का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है इलेक्ट्रिकल या सिविल का RS खुरमी जरूर होता है। तो RS खुरमी जाना और सोल्यूशन करना। दिक्कत क्या है ना, उसमें थोड़ा बहुत गलती है, लेकिन क्वेश्चन का सिलेक्शन AE JEE के लिए काफ़ी बहुत अच्छा है, 5000 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए कोई टीचर का सोल्यूशन करा रहा ना, यूट्यूब में फ्री मिल जाएगा आपको, देखिएगा, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का फ्री मिल जाएगा। तो चाहे तो परचेज मत करो, जाना बहुत कोई देखना सोल्यूशन करा रहा है तो वहाँ से आप देख लेना। पेपर 2 के लिए, तीनों के लिए अगर मेरे पास मिलेगा तो आपको थोड़ा पेड मिलेगा, क्योंकि मेहनत करता हूँ मैं, अच्छी तरह से कंटेंट को डिलीवर करता हूँ, हर वो चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको जैसा लगे कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, बाय बाय।